हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रिकर्जन क्लास 2 में। क्लास 1 में हमने सीखा था कि रिकर्जन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अपने लेवल पर थोड़ा सा सेल्फिश होकर हम एक काम कर लें एंड बाकी के जितने भी काम हैं हम ट्रस्ट करें कि बाकी के काम हमारे स्टैक के ऊपर वाले लेवल पर हो रहे होंगे। तो बाकी के काम हो रहे होंगे अपर लेवल्स पर। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के हमने थोड़े से क्वेश्चंस किए थे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की थी रिकर्जन में एक्चुअली चल क्या रहा है। इस क्लास के अंदर हम थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे रिकर्जन को यूज करके। इनमें से कुछ क्वेश्चंस क्लासिकल क्वेश्चंस हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बार इंटरव्यूज में यूज हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस और ज़्यादा रिकर्जन की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए हैं। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका नाम है टावर ऑफ हेनॉय। अब टावर ऑफ हेनॉय बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम मानी जाती है रिकर्जन की। टावर ऑफ हेनॉय के पीछे बहुत सारी माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, जिनमें से एक ये है कि ब्रह्मा जी ने कुछ प्रीस्ट को रखा था, कुछ पंडितों को रखा था, जिनके पास 3 टावर हुआ करते थे। इन टावर्स पर सोने की डिस्क्स लगी रहती थी। तो शुरुआत में सारी की सारी जो 64 डिस्क थी, एक के ऊपर कुछ इस तरीके से हमारे पहले टावर के ऊपर रखी हुई थी, और एक पंडित 1 सेकंड में एक ही डिस्क उठाकर दूसरे टावर पर रख रहा था। और ये जो डिस्क्स हैं ये कुछ रूल्स फॉलो कर रही थी एक टावर से दूसरे टावर पर ट्रांसफर करने में। और माइथोलॉजी कुछ इस तरीके से है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये 64 की 64 जो डिस्क्स हैं वो एक टावर से दूसरे टावर पर ट्रांसफर हो गई, वहां पर जो दुनिया है उसका अंत आ रहा होगा। तो इस तरीके की कुछ कहानी है, बट हम कोडिंग कर रहे हैं तो कहानियों पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधा अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि हमारे पास है 3 टावर जो एक के साइड में एक लगे हुए हैं। अब इनमें से टावर्स को हम नाम देने वाले हैं ताकि आसानी हो हमारे लिए। या तो इनको हम ABC नाम दे सकते हैं, या फिर और थोड़ा आसान करने के लिए थोड़ा अच्छा नामकरण करते हैं, इसको हम कह देते हैं सोर्स, C को हम कह देते हैं डेस्टिनेशन, और B को हम कह देते हैं हमारा हेल्पर टावर। काम कुछ ऐसा है कि A टावर के ऊपर हमारे पास कुछ N डिस्क्स पड़ी हैं। तो यहां पर है हमारे पास N डिस्क्स। हमारा काम है इन N डिस्क्स को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन टावर तक ट्रांसफर करना। तो शुरुआत अगर ऐसी होगी, मतलब ये अगर स्टार्टिंग का फेज है, तो एंड कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें ये रहा हमारा सोर्स, ये रहा हमारा हेल्पर, ये रही हमारी डेस्टिनेशन, और तीनों के तीनों टावर्स जो हैं वो डेस्टिनेशन पर यानी यहाँ पर ट्रांसफर हो गए हैं। तो यहाँ पर कुछ एंड हो जाएगा, बीच में हमारे कुछ स्टेप्स आ रहे होंगे। हमारा काम है रिकर्जन की हेल्प से उन्हीं स्टेप्स को परफॉर्म करना। अब ये जो डिस्क्स हैं ये एक टावर से दूसरे टावर पर जब ट्रांसफर हो रही है तो उसके इनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। 2 रूल्स हैं। उनमें से पहला रूल है कि ओनली 1 डिस्क ट्रांसफर्ड इन 1 स्टेप, यानी एक टाइम पर आप एक ही डिस्क उठाकर दूसरे टावर पर रख सकते हैं। यानी एक टाइम पर यही एक डिस्क उठ सकती है जो दूसरे टावर पर जाएगी, या तो वो इस टावर पर जाएगी या इस पर जाएगी। यहाँ पर अगर सोर्स ये है तो ये डिस्क या तो यहाँ जा सकती है या यहाँ जा सकती है। दूसरा रूल कहता है कि स्मॉलर डिस्क्स आर ऑलवेज केप्ट ऑन टॉप ऑफ लार्जर डिस्क्स। तो यहाँ पर ये आना चाहिए, स्मॉलर डिस्क्स आर ऑलवेज केप्ट ऑन टॉप ऑफ लार्जर डिस्क्स, यानी जो छोटी डिस्क है उसके ऊपर आप एक बड़ी डिस्क नहीं रख सकते, लेकिन बड़ी डिस्क के ऊपर आप एक छोटी डिस्क रख सकते हैं। अब इसका छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर हम एक रिकर्सिव अप्रोच बनाएंगे जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बिल्ड करेंगे अपना इंट्यूशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जरूरी नहीं है इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आए। इंटरव्यू के लिए इन क्वेश्चंस में इंट्यूशन बिल्ड करेंगे तो इंटरव्यू के टाइम पर भी नए क्वेश्चंस के लिए हम इंट्यूशन बिल्ड कर पाएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स पर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है क्या इसको सॉल्व करने का। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम n = 1 के लिए। n = 1 यानी ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये हेल्पर है। यहाँ पर है एक ही डिस्क हुई, तो एक ही डिस्क को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर करना है तो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया है हमारा डायरेक्ट ट्रांसफर डेस्टिनेशन तक। यहाँ पर हमें लगा एक स्टेप,
ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए। n इज इक्वल टू 2 के लिए कुछ ऐसा होगा कि अगर हमारे पास प्रेजेंट है वही 3 टावर्स, ये पहली डिस्क, ये दूसरी डिस्क, ये रहा सोर्स, ये रहा डेस्टिनेशन, ये रहा हेल्पर, हमें ट्रांसफर करना है यहाँ से यहाँ। अब सोचें अगर कि डिस्क नंबर 2 को डायरेक्टली अगर हम यहाँ ट्रांसफर कर दें तो उसके ऊपर डिस्क नंबर 1 तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि डिस्क नंबर 1 का साइज बड़ा है डिस्क नंबर 2 से। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्क नंबर 2 को ट्रांसफर कर देंगे अपनी हेल्पर में ट्रांसफर किया डिस्क नंबर 2 को, और यहां पर रह गया डिस्क नंबर 1। अब इस डिस्क नंबर 1 को ट्रांसफर कर देंगे अपनी डेस्टिनेशन में, तो इसको हटाएंगे यहां से, और अब ये ट्रांसफर होकर आ गई यहां पर। तो 2 स्टेप हो चुके हैं। पहले स्टेप में डिस्क नंबर 2 को हेल्पर में ट्रांसफर किया, दूसरे स्टेप में डिस्क नंबर 1 को डेस्टिनेशन में ट्रांसफर किया। तीसरे स्टेप में फाइनली क्या होगा, जो हमारी डिस्क नंबर 2 है वो आ जाएगी यहाँ पर एंड वो मिट जाएगी हेल्पर टावर से। तो फाइनली 3 स्टेप्स के अंदर हमने डिस्क नंबर 1 एंड 2 दोनों को ट्रांसफर कर दिया है अपनी डेस्टिनेशन टावर के ऊपर। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे, हम रखेंगे 3 डिस्क्स एंड इन 3 डिस्क्स से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर होंगी। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए सोचे तो मान लेते हैं हमारे पास वही 3 टावर्स हैं, सोर्स, हेल्पर और डेस्टिनेशन। सोर्स पर रखे हैं 3 डिस्क 1, 2 एंड 3, एक के ऊपर एक, साइज के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है नीचे से ऊपर तक। अब हमारा काम है कि इन डिस्क को हम सेम ऑर्डर में डेस्टिनेशन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसमें थोड़ा सा हम लॉजिक यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा लॉजिक कुछ किस तरीके से यूज करेंगे, मान लेते हैं कि अगर ये दोनों डिस्क यहाँ नहीं होती तो काम कितना आसान हो जाता। 3 और 2 नंबर की डिस्क यहाँ नहीं होती तो काम बस इतना होता कि 1 को यहाँ ट्रांसफर कर देते। ठीक है, तो सोचें अगर कि किसी ना किसी तरीके से अगर हमें ये ओरिएंटेशन मिल जाए कि डिस्क नंबर 2 यहाँ आ जाए, डिस्क नंबर 3 यहाँ आ जाए, डिस्क नंबर 1 यहाँ होती, ये होता सोर्स, ये होता हेल्पर, ये होता डेस्टिनेशन, तो कितना मजा आ जाता, क्योंकि इस डिस्क को डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफर कर देते, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते तो एक स्टेप लगता, और ऐसा हमने कर दिया तो उसके बाद काम कितना रह जाता, बस इस डिस्क को यहाँ लाना होता, ये 2 रहती, ये 3 रहती, ये हो जाता सोर्स, ये हो जाता हेल्पर, ये हो जाता डेस्टिनेशन। अब ये थोड़ा सा समझ में कम आया तो इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास इनिशियल ओरिएंटेशन थी ये, जिसमें सोर्स, हेल्पर, डेस्टिनेशन हमारे पास था। पहली डिस्क थी 1, दूसरी थी 2, थर्ड थी 3। हमारा काम था इन तीनों डिस्क्स को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना। हम सोच लेते अगर कि ये 3 और 2 किसी ना किसी तरह यहाँ आ जाए, सही ऑर्डर में हेल्पर के अंदर होते, तो ट्रांसफर करने का काम होता सिर्फ 1 को हम ट्रांसफर कर देते डेस्टिनेशन में, और बाद में सोचते कि 2 और 3 को भी ट्रांसफर करना है। इतना सा हमने मान लिया कि ऐसा अगर हम मान लेते, ऐसा ओरिएंटेशन मिल जाता तो मजा आ जाता। फिर हमारा काम बस इतना रह जाता जो हमने कर दिया, और इस ओरिएंटेशन तक भी पहुंच गए तो उसके बाद काम क्या रह जाता, 2 और 3 तो वैसे ही अरेंज हैं जैसे सोर्स में अरेंज थे। इस अरेंजमेंट से हमें कुछ याद आ रहा होगा, इस अरेंजमेंट से हमें 2 डिस्क्स का अरेंजमेंट याद आ रहा होगा। n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या केस था कि 3 डिस्क थी, मान लेते हैं इस बार सोर्स हमारा बीच में लगा हुआ है, तो सोर्स वाला टावर बीच में है, इसमें 1 और 2 की डिस्क रखी हैं, ये है हेल्पर, ये है डेस्टिनेशन। मान लिया हमने। मान लेते हैं डेस्टिनेशन में इन दोनों से कोई बड़ी डिस्क पहले से रखी हुई थी x, तो ये n इज इक्वल टू 2 के लिए सेम केस था ना। इसमें क्या करना था, सबसे पहले 2 को हेल्पर पे लेकर जाएं, फिर 1 को यहाँ लेकर आए, फिर 2 को वहां से यहाँ लेकर जाएं। ऐसा कुछ हमने किया था n इज इक्वल टू 2 के लिए। ध्यान से अगर इन दोनों केसेस को देखें तो ये सेम केसेस हैं। सेम कैसे हैं, यहाँ पर भी सोर्स के पास 1 और 2 अरेंज है, यहाँ पर बस नंबर चेंज होकर 2 और 3 हो गया है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये सोर्स है और सोर्स का नाम यहाँ पर हेल्पर हो गया है, और डेस्टिनेशन पर वो x की जगह रखी है 1 नाम की डिस्क, और यहाँ का हेल्पर यहाँ पर सोर्स बन गया है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि लास्ट स्टेप में अब जो हमारा काम रह गया है
वो है कि सोर्स को हम एज अ हेल्पर यूज करके और हेल्पर को एज अ सोर्स यूज करके अपनी डिस्क्स को n इज इक्वल टू 2 वाले तरीके से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर दें। इसको रिपीट करते हैं। सोर्स को हम एज अ हेल्पर यूज करके और हेल्पर को एज अ सोर्स यूज करके n इज इक्वल टू 2 वाला पुराना तरीका लगाकर हम अपनी डिस्क्स को हेल्पर से यानी अपने नए सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर दें। तो हमारा काम वैसे का वैसा होगा, यानी अगर n इज इक्वल टू 2 के लिए हमें 3 स्टेप्स लगे थे तो यहां पर भी हमें एक स्टेप तो इस 1 को यहां लाने में लग गया, एक स्टेप, 3 स्टेप लगेंगे ये n इज इक्वल टू 2 वाली अप्रोच फॉलो करने में, तो यहां पर लग गए 3 स्टेप और। अब एक और काम हमारे लिए रह गया, जो रह गया कि इस ओरिएंटेशन तक कैसे आए। मान लेते हैं इसके बाद वाला काम तो आसान हो गया, एक स्टेप लेना है, उसके बाद 3 स्टेप n इज इक्वल टू 2 वाली अप्रोच से लेने हैं, पर यहां तक हम कैसे आए। अब यहां तक आने की अप्रोच कुछ ऐसी है, इससे पहले थोड़ा सा रब कर लेते हैं। यहां तक आने की अप्रोच कुछ ऐसी है कि शुरुआत अगर यहां से की, यहां से शुरुआत की, तो हमें क्या करना है, 3 और 2 को सेम ओरिएंटेशन में हेल्पर तक पहुंचाना है। तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि 3 और 2 के लिए, इस 3 और इस 2 के लिए हमारा जो हेल्पर है वो एक तरीके से डेस्टिनेशन होने वाला है और डेस्टिनेशन हमारा हेल्पर होने वाला है, राइट। तो हमारा काम क्या है, इस डिस्क नीचे वाली 1 को इग्नोर करना, 2 और 3 के लिए, ये 2 और 3 के लिए हेल्पर पर यानी अपने नए डेस्टिनेशन पर डिस्क्स को ट्रांसफर करना और डेस्टिनेशन को एज अ हेल्पर यूज करना। तो यहां पर भी n इज इक्वल टू 2 वाली अप्रोच फॉलो होगी। n इज इक्वल टू 2 वाली अप्रोच यानी कि 2 डिस्क्स को एक डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर करना है दूसरे टावर को हेल्पर की तरह यूज करके। तो सेम अप्रोच यहां फॉलो हो रही है, सेम अप्रोच यहां फॉलो हो रही है। तो इस अप्रोच में भी हमें यहां से यहां तक जाने में लगेंगे 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स और जोड़ दिए। तो अब ये कौन से 3 स्टेप्स हुए, पहले 3 स्टेप्स हुए कि कैसे हम 2 और 3 को, कैसे हम इस 2 और 3 को हेल्पर तक पहुंचा दें। दूसरा एक स्टेप आया, ये एक स्टेप आया कि फिर 1 ही रह जाएगा सोर्स में, तो 1 को डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर कर देंगे। और तीसरा यानी 3 स्टेप्स, ये वाले 3 स्टेप्स क्या हुए कि इस 2 और 3 को हम फाइनली डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाएं, सोर्स को एज अ हेल्पर यूज करके। तो जो भी टावर आपका खाली है उसको आप हेल्पर एज्यूम कर सकते हैं, जहां से आपको डिस्क ट्रांसफर करनी है उसको आपको सोर्स लेना है और जहां पर डिस्क ट्रांसफर करनी है उसको आपको नई डेस्टिनेशन ले लेना है। तो यही सेम बेसिक अप्रोच हम रिकर्जन में करने वाले हैं। रिकर्जन में भी 3 स्टेप्स फॉलो हो रहे होंगे। इन स्टेप्स को अभी हमने 1 2 3 के लिए लिखा, अब इनको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं n और n-1 के लिए। इस सब को हम मिटा देते हैं और जनरल अप्रोच कुछ ऐसी रहेगी कि पहले स्टेप में आप क्या करिए, अगर आपके पास एक गिवन टावर है, एक टावर है सोर्स, एक है हेल्पर, एक है डेस्टिनेशन, और इन पर आपके कुछ n डिस्क्स हैं, तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि आप n-1 डिस्क्स को हेल्पर तक पहुंचा दें, n-1 डिस्क्स को हेल्पर तक पहुंचा दें। तो इससे ओरिएंटेशन कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पर हेल्पर पर आ जाएंगी n-1 डिस्क्स, डेस्टिनेशन होगा खाली, सोर्स पर रह जाएगा सिर्फ 1। दूसरा स्टेप ये होगा कि आप इस 1 नंबर वाली डिस्क्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेकर जाएं। तो ये चली जाएगी सिंगल स्टेप में, इसमें कुछ x नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे होंगे, यहां पर लगेगा आपका एक स्टेप। थर्ड स्टेप रिकर्जन का ये होगा कि आपने जो ये n-1 डिस्क्स यहां पर रखी थी हेल्पर के पास, अब इनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है सोर्स को एज अ हेल्पर यूज करके। तो इसे भी लिख लेते हैं कि डेस्टिनेशन पर तो 1 आ गया होगा, हेल्पर पर बची होंगी हमारी n-1 डिस्क्स और सोर्स होगा खाली। तो अब काम है कि इन n-1 डिस्क्स को
हेल्पर से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है यूजिंग सोर्स एज अ हेल्पर। तो यहाँ एरो के ऊपर हमने हेल्पर लिख दिया है विच इज सोर्स। तो यहाँ पर नाम से कंफ्यूज मत होइए, एच वाले टावर से डी वाले टावर तक पहुंचाना है, हेल्पर क्या है, एस वाला टावर। तो कुछ इस तरीके की अप्रोच रहेगी एंड इस सेम अप्रोच को हम कोड करेंगे। तो इसको कोड करने के लिए हमने ऑलरेडी अपनी क्लास लिखी हुई है जो हमने लास्ट टाइम भी सेम यूज की थी। हमने पब्लिक मेन अपना फंक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले डिफाइन करेंगे अपना एन अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो इंट एन इज इक्वल टू मान लेते हैं हम, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 3 डिस्क के साथ ताकि हम टैली कर सके। अभी बात की 3 डिस्क के लिए लगेंगे 7 स्टेप्स, क्या 7 स्टेप्स लगने वाले हैं। उसके बाद ऊपर क्रिएट कर लेते हैं एक फंक्शन पब्लिक स्टैटिक। क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा? आई डोंट थिंक ये कुछ रिटर्न करेगा, ये सिर्फ प्रिंट करवाएगा कि ट्रांसफर किस तरीके से करे, कौन सी डिस्क कब ट्रांसफर हो। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसको नाम दे देते हैं टावर ऑफ हेनॉय। टावर ऑफ हेनॉय के अंदर हमारे पास 4 चीजें आ रही होंगी। पहला टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स, तो इंट एन ले लेते हैं उसे। दूसरा आ रही होंगी 3 स्ट्रिंग्स। पहली स्ट्रिंग बताएगी कि कौन सी सोर्स है, दूसरी स्ट्रिंग बताएगी हेल्पर क्या है, तीसरी स्ट्रिंग बताएगी डेस्टिनेशन क्या है। सोर्स हमने क्या लिया, हेल्पर हमने क्या लिया और डेस्टिनेशन हमने क्या लिया। तो एक बार हमारे पास आ गई हैं तीनों। अब हमें क्या करना है, अपने वही तीनों स्टेप्स जो हमने अप्रोच के अंदर डिफाइन किए थे उनको लिखना है। पहला स्टेप कहता था कि सबसे पहले n-1 डिस्क को सोर्स से हेल्पर में ट्रांसफर कर दें। तो वही करेंगे, टावर ऑफ हेनॉय को कॉल कर देंगे। कितनी डिस्क ट्रांसफर करनी है, इस फंक्शन को n करनी थी लेकिन पहले स्टेप में हमें n-1 करनी है, फर्स्ट डिस्क को छोड़ देंगे। तो डिस्क ट्रांसफर करनी है n-1, कहां से लेकर कहां तक, सोर्स से लेकर हेल्पर तक। तो यहां पर जो हमारी डेस्टिनेशन है वो बन जाएगा हेल्पर, और डेस्टिनेशन जो था उसको हम एज अ हेल्पर यूज कर लेंगे। आप समझ रहे हैं, डी वाला टावर अब हेल्पर बन गया है और एच वाला टावर अब डेस्टिनेशन बन गया है। तो इसको लिख देंगे डेस्टिनेशन। अब एक स्टेप हमें करना है, 1 वाली डिस्क को ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर करने का मतलब अब प्रिंट करवा देंगे कि ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर डिस्क, कौन सी डिस्क, डिस्क नंबर n। तो जो भी हमारे पास n होगा उस डिस्क को हम ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम, सबसे पहले लिखेंगे हमारी सोर्स टू हमारी डेस्टिनेशन। एंड थर्ड स्टेप था कि वो जो n-1 डिस्क अब h नंबर वाले यानी हेल्पर वाले टावर में है उनको ट्रांसफर करना है डी टावर में यानी डेस्टिनेशन वाले टावर में, यूजिंग एस टावर एज आर हेल्पर, यानी सोर्स को एज अ हेल्पर यूज करके। तो उसके लिए भी टावर ऑफ हेनॉय को कॉल करेंगे। अब ट्रांसफर करनी है n-1 डिस्क, कहां से कहां तक, हेल्पर से डेस्टिनेशन तक यूजिंग सोर्स एज अ हेल्पर। तो यहां हेल्पर की जगह आ गया सोर्स। तो बेसिक टेम्पलेट है कि पहले सोर्स आना चाहिए, फिर हेल्पर आना चाहिए, फिर डेस्टिनेशन आना चाहिए। लेकिन डिफरेंट कॉल्स में हमारा हेल्पर चेंज हो रहा है, कभी हमारा सोर्स चेंज हो रहा है, कभी हमारी डेस्टिनेशन चेंज हो रही है। बस इतना सा मैजिक है इस कोड में। अब लास्ट स्टेप होगा बेस केस लिखें। बेस केस क्या होगा, अगर एक ही डिस्क है तो उसको डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर दें सोर्स टावर से डेस्टिनेशन टावर तक। तो इफ n किसी भी पॉइंट पर अगर 1 हो जाता है तो सिसो कर देते हैं, टैब दबा देते हैं, लिख देते हैं ये सेम चीज हमने लिख दी और यहां से हम कर गए रिटर्न। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन टावर ऑफ हेनॉय की पूरी अप्रोच को समराइज कर रहा है। अब इसको कॉल लगा लेते हैं मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन के अंदर हम कॉल लगाएंगे टावर ऑफ हेनॉय को। n हमने पास कर दिया है 3। सोर्स हमारी है, सोर्स को हम नाम दे देते हैं एस टावर, हेल्पर है हमारा एच टावर और डेस्टिनेशन है हमारी डी टावर। अब इस पूरे कोड को सबसे पहले क्या करते हैं, 1 के लिए रन करते हैं, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। इस तरीके से थोड़ा रन करके देखेंगे तो अप्रोच हम ज़्यादा समझ पाएंगे। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हुआ, ट्रांसफर डिस्क 1 फ्रॉम s टू d। वेरी सिंपल, एक डिस्क ट्रांसफर करनी है सोर्स टावर से डेस्टिनेशन टावर तक, ठीक है। अब चेंज कर देंगे n को 2 में, इसे सेव करके रन करेंगे
रन करके आउटपुट क्या आया, सबसे पहले डिस्क 1 को ट्रांसफर करना है सोर्स। अब इस कोड को थोड़ा एनालाइज करते हैं, वही चीज़ होगी जो पहले हुई थी। हमारे पास हैं 3 टावर्स, सोर्स, हेल्पर, डेस्टिनेशन। टावर S पर है सबसे पहले डिस्क नंबर 2, फिर डिस्क नंबर 1। तो डिस्क नंबर 1 थोड़ी छोटी है और यहाँ पर नंबर्स थोड़े से ऑपोजिट हो गए हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे डिस्क 1 फ्रॉम सोर्स टू हेल्पर, तो सोर्स से हेल्पर तक ट्रांसफ़र हो जाएगी पहले स्टेप में। यहाँ पर आ गई है डिस्क 1, यहाँ पर है डिस्क 2, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ट्रांसफर डिस्क 2 फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो डिस्क 2 ट्रांसफ़र हो गई है डेस्टिनेशन पर और डिस्क 1 अभी भी वही है यानी हेल्पर पर, और सोर्स खाली हो गया है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ट्रांसफर डिस्क 1 फ्रॉम हेल्पर टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ हेल्पर से डेस्टिनेशन पर ट्रांसफ़र हो रहा होगा, हेल्पर रह जाएगा खाली, सोर्स रह जाएगा खाली। डेस्टिनेशन पर पहले आया था 2, अब आ गया 1। तो 1, 2, 3 स्टेप्स में ये काम हुआ और आप इसे और इसे नोटिस करेंगे तो सारी की सारी डिस्क उसी ओरिएंटेशन में अब चली गई हैं हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर। अब अगर इस 2 को हम चेंज कर दें कोड में और इसको लिख दें एज 3 एंड इसको हम रन करें, तो आउटपुट में ऑब्जर्व करेंगे कि 7 स्टेप्स आए हैं डिस्क ट्रांसफ़र के, जिसमें तीनों डिस्क ट्रांसफ़र हो रही हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक 7 स्टेप्स के अंदर, जो कि हमने डिस्कस किया था कि 7 स्टेप्स कैसे आएंगे। 3 स्टेप्स n-1 के, फिर 1 स्टेप फर्स्ट डिस्क को ट्रांसफ़र करने का, एंड फाइनली 3 और स्टेप्स दोबारा n-1 को हेल्पर से लेकर डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र करने के। तो कुछ इस तरीके से टावर ऑफ हेनॉय काम करता है। अब अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे कॉल्स को। अब अगर टावर ऑफ हेनॉय की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो याद करने के लिए, वैसे तो टावर ऑफ हेनॉय की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ 2n-1 विच इज इक्वल टू बिग O ऑफ 2n। तो इतना आप याद कर सकते हैं। ये आई कैसे, ध्यान से देखेंगे अगर अपने रिकर्जन वाले कोड को, तो उसमें एक हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन बन रहा है, यानी 2 कॉल्स जा रही हैं। रिकर्जन हमने जिस तरीके से यूज़ किया है, हम कह सकते हैं t ऑफ n इज इक्वल टू 2 टाइम्स t ऑफ n-1 प्लस 1। इनमें से पहला tn-1 है फर्स्ट नंबर ऑफ कॉल्स के लिए, फर्स्ट n-1 डिस्क को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये 1 आया सिंगल डिस्क को ट्रांसफ़र करने के लिए, और दोबारा tn-1 आया बाद में डिस्क को हेल्पर से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से रिकर्सिव इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब अगर सिमिलरली मैथमेटिकली हम tn-1 को लिखना चाहें तो वो हो जाएगा 2t ऑफ n-2 प्लस 1। सिमिलरली tn-2 इज इक्वल टू 2t ऑफ n-3 प्लस 1 एंड सो ऑन, एंड t1 हमें पता है इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, हमें t ऑफ n निकालना है, क्योंकि फाइनली यही हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस tn-1 को इससे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 ऑफ tn-2 प्लस 1, राइट। इस पूरे पोर्शन को हम ले आते हैं यहाँ पर, एंड क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि ये हमारे पास वैल्यू आई, इस वैल्यू का मतलब है 4 टाइम्स tn-2 प्लस 2 प्लस 1। अब इसके बाद एक और रिकर्सिव स्टेप लें, जब tn-2 को हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2tn-3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स tn-3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। हमें लेवल तब तक बढ़ाते रहना है जब तक इस n-3 की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो जाती, यानी एक डिस्क को ट्रांसफ़र करने का स्टेप हमारे पास नहीं हो जाता। तो ये n-3 जब तक 1 नहीं हो जाता, या n-x, क्योंकि हम उस x को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जब ये 1 हो जाएगा, उस पॉइंट पर x की वैल्यू हमारे पास होगी n-1, राइट। यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पर इनडायरेक्टली लिखा हुआ है 2 टू द पावर x, यहाँ पर भी लिखा है 2 टू द पावर x, क्योंकि इस स्टेप में x है 2, इस स्टेप में x है 3, इस स्टेप में x है 1। तो यहाँ पर फाइनली जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज गोइंग टू बी हमारा 2 टू द पावर x
या x की जगह 2 to the power n minus 1 into t of 1, right, plus 2 to the power n minus 2 plus 2 to the power n minus 3 and so on. तो इन सब का भी जब हम समेशन ले लेंगे तो दोनों वैल्यूज को ऐड करके ये वैल्यू दैट इज 2 to the power n minus 1 एंड ये वैल्यू दैट इज ऑल्सो 2 to the power n minus 1, क्योंकि इसका ज्योमेट्रिक सम जब हम लेंगे तो ये 2 to the power n minus 1 आएगा. दोनों का सम जब कैलकुलेट होगा तो ये दोनों वैल्यूज निकल कर आएंगी 2 to the power n. -1 को हम इग्नोर कर रहे हैं अभी के लिए, -1 भी आएगा, लेकिन अगर हम इस समेशन की वैल्यू को नोटिस करेंगे, यानी इस समेशन का आंसर देखेंगे और अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, वो सेम है. तो इस तरीके से टावर ऑफ हेनॉय की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज गोइंग टू बी 2 to the power n. ये मैथमेटिकली हमें ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन इतना मैथ्स में अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए जाना है तो मास्टर्स थ्योरम जैसी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. ट्री स्ट्रक्चर बनाकर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें वो पता होना चाहिए. तब हम बेटर तरीके से रिकर्सिव फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाएंगे. तो हम कुछ दूसरी बार इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि सारी की सारी जो 1-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग थी वो उड़ चुकी है क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी कार्ड की. तो अब शुरुआत करते हैं दोबारा से सेकंड क्वेश्चन की. सेकंड क्वेश्चन कहता है प्रिंट अ स्ट्रिंग इन रिवर्स. प्रिंट अ स्ट्रिंग इन रिवर्स, वेरी सिंपल कि हमें एक स्ट्रिंग दी है उसको हमें रिवर्स में प्रिंट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ABCD गिवन है तो हमें प्रिंट करना है DCB और A, राइट. अब अगर हमें आइटरेशन से इस चीज़ को करना होता तो कैसे करते? हम शुरुआत करते कि लास्ट इंडेक्स, एक इंडेक्स ले लेते और उसे असाइन करते हम स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 एंड वहाँ से हम एक एक करके इंडेक्स को माइनस करते और इंडेक्स पर जो भी वैल्यू आ रही है स्ट्रिंग में उसको प्रिंट करवाते. अब रिकर्जन में भी जब रिकर्जन स्टैक बन रहा है तो वहाँ पर कौन से कैरेक्टर पर हम हैं स्ट्रिंग के अंदर, या फिर अगर हमारे पास एरे होता कैरेक्टर्स का तो कौन से इंडेक्स पर हैं, उसको ट्रैक करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल तो चाहिए. इसीलिए हम रिकर्जन में भी एक इंडेक्स वेरिएबल को यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम ट्रैक करेंगे कि स्ट्रिंग के कौन से इंडेक्स पर हम हैं, ताकि हर एक लेवल पर हर एक अलग इंडेक्स पर हम हो और उसको हम यूज कर लें. अब इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि पहले लेवल पर हम ले लेंगे इंडेक्स की वैल्यू को, सिंस हमें लास्ट से लेकर फर्स्ट तक जाना है, बैकवर्ड्स रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, तभी हम उसको रिवर्स में प्रिंट करवा पाएंगे. तो शुरुआत में इंडेक्स की वैल्यू होगी 3 एंड पास करेंगे हम ABCD और यहाँ पर इंडेक्स 3 है यानी हम प्रिंट करवा देंगे D को. उसके बाद अगले लेवल पर कॉल जाएगी जिसमें पास कर देंगे अपनी वही स्ट्रिंग, पर यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू को हम कर देंगे 2 यानी डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे C. फिर कॉल जाएगी अगले लेवल पर, यहाँ भी होगा ABCD, इंडेक्स की वैल्यू है 1, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे B. फिर कॉल जाएगी अगले लेवल पर, यहाँ भी होगा ABCD, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे A. अब एक स्ट्रिंग के अंदर जो मिनिमम इंडेक्स हम ले सकते हैं वो है 0. जैसे ही -1 इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर कोड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा क्योंकि वहाँ कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता. इसीलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से रिटर्न करना शुरू कर देंगे. तो इसको कर देंगे मेमोरी से डिलीट रिटर्न डिलीट रिटर्न डिलीट रिटर्न डिलीट एंड फाइनली मेन फंक्शन के पास आ जाएंगे और ऊपर जाते जाते उस प्रोसेस में हमने DCBA को प्रिंट करवा दिया होगा. एंड कैसे ट्रैक किया सारे कैरेक्टर्स को, हमने एक इंडेक्स वेरिएबल को लेकर. तो ये इंडेक्स वेरिएबल की है. जब भी हम स्ट्रिंग या एरेस की बात कर रहे हैं तो हम एक इंडेक्स वेरिएबल ले सकते हैं रिकर्जन के अंदर. सिंस ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा तो उतनी ज़्यादा मेमोरी भी कंज्यूम नहीं होगी. अब इसमें हम स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग भी कर सकते हैं. एक सबस्ट्रिंग फंक्शन होता है स्ट्रिंग्स के अंदर, उसको भी यूज़ कर सकते हैं पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी के लिए. इसीलिए इंडेक्स वेरिएबल की हेल्प से हम सारे रिकर्जन करने वाले हैं अपनी स्ट्रिंग में. अब इसी चीज़ का अगर हम कोड लिखें तो कोड के अंदर सबसे पहले बनाते हैं एक फंक्शन पब्लिक स्टैटिक. इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा वॉइड, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना. हमें क्या करना है, सिंपली अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते रहना है. वॉइड प्रिंट रिवर्स. प्रिंट रिवर्स फंक्शन के अंदर सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारी स्ट्रिंग str, उसके बाद हमारा इंडेक्स. इन दोनों के अलावा हमें और कोई पैरामीटर नहीं चाहिए. अब क्या करेंगे,
हम हर लेवल पर प्रिंट करवाते रहेंगे स्ट्रिंग डॉट कैर एट इंडेक्स को, एंड प्रिंट करवाने के बाद हम कॉल कर देंगे इंडेक्स -1 को। एंड जैसे ही डिक्रीज होते होते हमारा इंडेक्स जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल यानी हम फर्स्ट वेरिएबल पर आ गए, फर्स्ट कैरेक्टर पर आ गए स्ट्रिंग के, तो वहाँ पर हम अपना आखिरी जो कैरेक्टर है इंडेक्स पर उसे प्रिंट करवा देंगे एंड यहाँ से कर जाएंगे हम रिटर्न। तो बिल्कुल ये 4-5 लाइनों का कोड हमें लिखना है, 4-5 लाइनें हैं हमारे फंक्शन के अंदर, जिसकी हेल्प से हम अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करवा रहे हैं। अब मेन फंक्शन से कॉल लगाएंगे, पहले तो अपनी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं ABCD, फिर कॉल लगाते हैं प्रिंट रिवर्स को जिसमें पास करेंगे str एंड इंडेक्स की वैल्यू शुरू होगी str डॉट लेंथ -1 से। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना कोड लिख लिया है। अब इस कोड को रन करते हैं। रन करने के बाद जो आउटपुट होगा वो है DCBA। अब इन सबको सेम लाइन पर प्रिंट करवाना है, तो यहाँ से बस ln हम हटा देंगे एंड प्रिंट करवाएं इसे, तो सिंगल लाइन में प्रिंट होकर आ जाएगा DCBA। तो कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रिंग को हमने रिवर्स में प्रिंट करवा दिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम देखेंगे कि रिकर्जन के कितने लेवल्स फॉर्म हुए। हमने क्या किया, एक एक करके पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लिया। तो पहले लेवल पर D, फिर C, फिर B, फिर A, और टॉप लेवल कहाँ तक गया, हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वहाँ तक। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल हुई, और एसिम्प्टोटिक टर्म्स में कहें तो बिग O ऑफ n हुई, जहाँ पर n रिप्रेजेंट करता है हमारी स्ट्रिंग की लेंथ को। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन अ स्ट्रिंग। यानी अगर हमें ये स्ट्रिंग दी है और इस स्ट्रिंग में हमें बोला गया है कि एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है A, उसकी पहली अकरेंस मतलब वो पहली बार कब आया स्ट्रिंग में और आखिरी बार कब आया स्ट्रिंग में, वो हमें ट्रैक करना है। तो हम जानते हैं पहली बार A आया यहाँ पर जो कि है इंडेक्स इज इक्वल टू 0, एंड लास्ट टाइम आया यहाँ पर जो कि है इंडेक्स इज इक्वल टू 10। आप काउंट कर सकते हैं। इसके लिए शुरुआत में तो क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, एक होगा फर्स्ट, एक होगा लास्ट। ये देखेगा फर्स्ट अकरेंस, ये देखेगा लास्ट अकरेंस। ये दो वेरिएबल्स हैं, इनमें हम उन इंडेक्सेस की वैल्यू स्टोर कराएंगे जहाँ पर फर्स्ट और लास्ट अकरेंस हमारे पास आई थी। अब इस स्ट्रिंग को या तो हम बैकवर्ड्स ट्रेवर्स करते करते जा सकते हैं। बैकवर्ड्स ट्रेवर्स करेंगे स्ट्रिंग को रिकर्जन में, तो पहले हमें लास्ट अकरेंस मिल रही होगी, फिर फर्स्ट अकरेंस मिल रही होगी। लेकिन हम थोड़ा सा ऑपोजिट लगाते हैं, हम शुरुआत से शुरू करेंगे, यानी इंडेक्स की वैल्यू शुरू करेंगे 0 से एंड उसको बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे हम स्ट्रिंग लेंथ -1 तक। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलेगी हमारी फर्स्ट अकरेंस, उसके बाद बीच में भी A हमें मिलते रहेंगे, पर यहाँ पर हमें मिलेगी हमारी लास्ट अकरेंस। अब इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि फर्स्ट और लास्ट को इनिशियलाइज कैसे करें। आप कह सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को, सिंस हमें इंडेक्स की वैल्यू स्टोर करनी है, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। लेकिन 0 से इनिशियलाइज करने में प्रॉब्लम ये होगी कि हमें पता नहीं होगा कि फर्स्ट में 0 इंडेक्स की बात कर रहे हैं या शुरुआत में इनिशियलाइज जिस वैल्यू से किया था वो। तो हमें अपने कोड में अगर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है तो ऐसी वैल्यू से इनिशियलाइज करें जहां पर हमें पता हो कि ये इनवैलिड वैल्यू है, मतलब वहां पर एक वैलिड वैल्यू स्टोर्ड है या वो इनिशियलाइज्ड वैल्यू ही है अभी तक, उसके बीच में डिफरेंस हमें पता चल रहा हो। तो इनवैलिड वैल्यू तो इनवैलिड इंडेक्स की वैल्यू होगी, इसीलिए फर्स्ट और लास्ट को हम इनिशियलाइज कर रहे होंगे -1 के साथ, ताकि जैसे ही एक वैलिड इंडेक्स इनमें अपडेट कर दे इन दोनों वैल्यूज को, हमें पता चल जाए कि वैलिड इंडेक्स ने अपडेट किया है या नहीं किया। अब थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं इस कोड को सॉल्व करने का। लॉजिक ये है कि सबसे पहले हम देख लेंगे कि क्या हमारे इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट आ रहा है वो क्या A के इक्वल है। इसे एलिमेंट नहीं कहते, इसे कह देते हैं हम करंट कैरेक्टर। हमारा जो करंट कैरेक्टर है, एक एक करके जब भी हम ट्रेवर्स करेंगे तो ये सारे हमारे करंट कैरेक्टर्स बनने वाले हैं। तो क्या हमारा करंट कैरेक्टर किसी भी पॉइंट पर हमारे एलिमेंट के इक्वल है? अगर ऐसा है, उसके बाद हम दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला तो ये कि क्या फर्स्ट की वैल्यू अभी -1 है।
फर्स्ट की वैल्यू अगर -1 है यानी हमें पहली बार अपना जो एलिमेंट है वो मिल रहा है, इससे पहले एलिमेंट नहीं मिला था क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू अभी इनिशियलाइज्ड वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें मिल गई है फर्स्ट अकरेंस अपने एलिमेंट की, तो यहाँ पर फर्स्ट को अपडेट कर देंगे अपने इंडेक्स के साथ, राइट। सेकेंड चीज यानी एल्स, मतलब फर्स्ट की वैल्यू अगर -1 नहीं है, मतलब फर्स्ट अकरेंस तो मिल गई थी, तो यहाँ पर अपडेट कर देंगे अपनी लास्ट अकरेंस को इंडेक्स के साथ। अब सबसे पहले अगर फर्स्ट अकरेंस हमें यहाँ मिल जाए तो लास्ट अकरेंस पहली बार में यहाँ होगी, फिर लास्ट अकरेंस अपडेट होकर ये हो जाएगी, फिर लास्ट अकरेंस ये हो जाएगी, लास्ट अकरेंस ये हो जाएगी, एंड फाइनली लास्ट अकरेंस की वैल्यू एक्चुअल लास्ट अकरेंस होगी हमारे एलिमेंट की, विच इज दिस वैल्यू विच इज इंडेक्स इज इक्वल टू 10। तो इसको थोड़ा सा और हम बेस बना लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट दो वेरिएबल्स लेंगे जिनको इनिशियलाइज करेंगे -1 के साथ। उसके बाद हर एक लेवल पर रिकर्जन के चेक करेंगे कि क्या करंट कैरेक्टर की, मतलब करंट इंडेक्स पर जो कैरेक्टर स्टोर्ड है स्ट्रिंग में, उसकी वैल्यू एलिमेंट के इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर चेक करेंगे क्या फर्स्ट -1 के इक्वल है, मतलब क्या हम फर्स्ट को पहली बार देख रहे हैं या फर्स्ट अकरेंस आ चुका है। अगर फर्स्ट को पहली बार देख रहे हैं तो फर्स्ट को अपडेट कर देंगे इंडेक्स के साथ, लेकिन फर्स्ट अगर आ चुका है तो उस केस में अपडेट कर देंगे अपने लास्ट को हमारी इंडेक्स वैल्यू के साथ। अब इस प्रॉब्लम में एक और स्पेशल चीज, फर्स्ट और लास्ट को क्या हम एज पैरामीटर्स पास करें अपने रिकर्सिव फंक्शन को, उसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को हम स्टैटिक रखने वाले हैं। स्टैटिक क्यों? क्योंकि रिकर्जन में जब लेवल्स बनते हैं तो अगर हम इंडेक्स को ही पास कर रहे हैं तो हर बार एक नया वेरिएबल बनेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को हम बार बार ना क्रिएट करें, तो इनकी वैल्यू को एक ही बार बना देंगे, क्रिएट कर देंगे अपने फंक्शन के अंदर। तो इन्हें हमें बनाना पड़ेगा स्टैटिक टाइप का। स्टैटिक यानी इनकी वैल्यूज कांस्टेंट रहेगी, रिकर्जन के हर एक लेवल के साथ चेंज नहीं होगी। तो कोड में सबसे पहले बनाते हैं अपने स्टैटिक वेरिएबल्स। पब्लिक स्टैटिक इंट फर्स्ट इज इक्वल टू -1 एंड पब्लिक स्टैटिक इंट लास्ट इज इक्वल टू -1। इस तरीके से फर्स्ट और लास्ट को हमने डिक्लेयर कर दिया स्टैटिक वेरिएबल्स। उसके बाद लिखते हैं अपना रिकर्सिव फंक्शन पब्लिक स्टैटिक। क्या हम इसे वॉइड टाइप का रखेंगे? हाँ, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट अकरेंस फर्स्ट एंड लास्ट वेरिएबल में स्टोर करानी है, कुछ रिटर्न नहीं करना, इसलिए इसे रखेंगे वॉइड टाइप का। फाइंड अकरेंस, फाइंड अकरेंस फंक्शन के अंदर पास करेंगे अब हमारी स्ट्रिंग यानी str, उसके साथ साथ पास करेंगे हमारा इंडेक्स। साथ में हमें पास करना है क्या? एक कैरेक्टर एलिमेंट, ताकि हम ट्रैक कर सकें कि कौन से एलिमेंट को हम अपनी स्ट्रिंग में ढूंढ रहे हैं। अब सबसे पहले अपना करंट कैरेक्टर हम निकाल लेते हैं। करंट कैरेक्टर क्या होगा? स्ट्रिंग डॉट कैर एट इंडेक्स। करंट कैरेक्टर हमने निकाल लिया। अब चेक करेंगे कि क्या हमारा करंट कैरेक्टर हमारे एलिमेंट के इक्वल है। अगर करंट कैरेक्टर एलिमेंट के इक्वल है उस केस में सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट की वैल्यू -1 के इक्वल है। तो अगर फर्स्ट की वैल्यू -1 के इक्वल है तो उस केस में तो हम फर्स्ट को कर देंगे अपडेट, यानी हमें फर्स्ट अकरेंस मिली है, इंडेक्स से अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में अपडेट कर देंगे हर बार अपने लास्ट को, यानी यहाँ लास्ट इंडेक्स की एक पॉसिबिलिटी है कि क्या पता ये इंडेक्स लास्ट हो, लेकिन फर्स्ट तो पक्का नहीं है। और शुरुआत से लेकर आखिर तक जा रहे हैं स्ट्रिंग में तो लास्ट ही होगा, बीच वाला होगा तो उसे अपडेट करके अभी वाली वैल्यू कर रहे हैं तो ये लास्ट इंडेक्स ही होगा। ऐसा सा कुछ लॉजिक है। अब कॉल कर देंगे नेक्स्ट लेवल के लिए फाइंड अकरेंस में। नेक्स्ट लेवल को पास करेंगे सेम स्ट्रिंग, इंडेक्स को अपडेट कर देंगे +1, एलिमेंट रहेगा एलिमेंट। कब तक बढ़ेंगे? जब तक हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है स्ट्रिंग डॉट लेंथ के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक चलते रहेंगे। और एंड में क्या करेंगे? एंड में अपने फर्स्ट को प्रिंट करवा देते हैं और प्रिंट करवा देते हैं अपने लास्ट को, एंड यहाँ से कर जाते हैं हम रिटर्न। और अपने मेन फंक्शन के अंदर अपनी स्ट्रिंग को अपडेट करके A, B और कॉल लगा लेते हैं अपने फाइंड अकरेंस फंक्शन को, जिसमें पास करेंगे स्ट्रिंग, इंडेक्स की वैल्यू पास करेंगे शुरुआत में 0 एंड एलिमेंट को हम पास करेंगे एज कैरेक्टर A।
तो कुछ इस तरीके से हमने अपने कोड को कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट और लास्ट को बनाया। सबसे पहले करंट कैरेक्टर देखा, करंट कैरेक्टर को एलिमेंट से कंपेयर किया, अगर फर्स्ट अनइनिशियलाइज है तो फर्स्ट को इनिशियलाइज कर दिया, यानी फर्स्ट अकरेंस आ गई, नहीं तो लास्ट को अपडेट कर दिया। उसके बाद कॉल किया नेक्स्ट लेवल के लिए, इंडेक्स को इंक्रीज करके बाय 1, और जैसे ही इंडेक्स स्ट्रिंग डॉट लेंथ के इक्वल हो गया वहां पर हम फर्स्ट और लास्ट को प्रिंट करवा देंगे और वहां से कर जाएंगे रिटर्न। एंड अपने मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग एंड फाइंड अकरेंस को हमने कॉल लगाया। इसे सेव करके अगर रन करें तो आउटपुट आया है हमारे पास, फर्स्ट है 0 एंड लास्ट है 10, विच इज द सेम जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर फर्स्ट जो था वो था 0 एंड लास्ट था हमारा 10। अब इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इस कोड में भी हमने शुरुआत से लेकर एंड तक एक बार ट्रेवर्स किया, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी बिग ऑफ n, जहाँ पर n है हमारे स्ट्रिंग की लेंथ। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने कोड को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक इफ एन एरे इज सॉर्टेड। सॉर्टेड माने शुरुआत से लेकर एंड तक हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सॉर्टेड एरे है, 1 2 3 4 4 भी एक सॉर्टेड एरे है, पर यहाँ पर बात की है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, यानी अगला एलिमेंट पिछले वाले से हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 इक्वल हो गया है, तो ये सॉर्टेड तो है पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो ये एक वैलिड आंसर नहीं है। 4 3 2 1 ये भी गलत है। तो कुछ ऐसे एरेज को हमें ट्रैक करना है। इसमें क्या करेंगे, बूलियन रिटर्न टाइप रखेंगे अपने फंक्शन का। अगर सॉर्टेड और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, एल्स रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। कुछ इस तरीके से रखने वाले हैं। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ट्रैक कर लेंगे इंडेक्स के साथ। तो जब भी हम स्ट्रिंग्स या एरेज की बात कर रहे हैं और हमें कैरेक्टर्स को या एलिमेंट्स को ट्रैक करना है तो एक इंडेक्स वेरिएबल रख लेते हैं, जिसको हर एक इंडेक्स पर जाकर हम वहाँ पर रखे हुए एलिमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। अब सॉर्टेड कैसे चेक करेंगे, सॉर्टेड को चेक करने के लिए सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे इस एलिमेंट को अपने अगले एलिमेंट से। क्या हमारा करंट एलिमेंट अगले एलिमेंट से छोटा है? अगर है तो गुड, यहाँ तक सॉर्टेड है, अगले वाले लेवल का अगले कॉल्स देख लेंगे। उसके बाद इस इंडेक्स के लिए देखेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे इसके साथ, क्या ये सॉर्टेड है? हाँ, यहाँ तक सॉर्टेड है, अगले वाला अगले लेवल्स देख लेंगे। तो इसी तरीके से एक एक करके सारे इंडेक्सेस को अपने अगले वाले एलिमेंट्स या अगले वाले इंडेक्स से कंपेयर कर लेंगे। एंड जैसे ही लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाएंगे तो वहां पर जाकर क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, यानी हम लास्ट लेवल पर पहुंच गए हैं, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो आपका एलिमेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सॉर्टेड है, तो यहां से आप रिटर्न कर दीजिए ट्रू। लेकिन अगर बीच में कहीं भी, जैसे इस एरे में 1 2 2 3 में, जब 2 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो पहला एलिमेंट अगले वाले से छोटा नहीं होगा, तो इस केस में यहीं से ही हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो हम लास्ट एलिमेंट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। लास्ट एलिमेंट तक रिकर्जन में उस केस में पहुंचेंगे जब सारे के सारे हमारे जो इंडेक्सेस का कंपैरिजन होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो थोड़ी सी इंसाइट मिल रही है यहाँ पर। कुछ ऐसा करने वाले हैं, इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स की शुरुआत करेंगे 0 के साथ, हर इंडेक्स को इंडेक्स +1 वाली वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। अगर लेस देन है तो उस केस में अभी तक सॉर्टेड है, अगले वाले लेवल्स को कॉल्स लगाइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ से ही रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। और लास्ट यानी बेस केस पर पहुँच गए तो यहाँ से रिटर्न कर दीजिए ट्रू, क्योंकि अभी तक सब कुछ ठीक था। तो अब इसका कोड लिख कर देखते हैं। कोड में सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फंक्शन पब्लिक स्टैटिक, इसका रिटर्न टाइप रखेंगे बूलियन, क्योंकि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। इसका नाम रखेंगे इज सॉर्टेड। इज सॉर्टेड के अंदर हमारे पास आ रहा होगा एक एरे, साथ के साथ एक इंडेक्स वैल्यू। अब इस सॉर्टेड के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि क्या एरे ऑफ इंडेक्स लेस देन है एरे ऑफ इंडेक्स +1 से। अगर ऐसा है तो गुड, एरे इज सॉर्टेड टिल नाउ। अब अगले लेवल्स को कॉल लगाइए, तो इज सॉर्टेड एरे और यहाँ पर कर देंगे इंडेक्स को इंक्रीज बाय 1। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वहीं से ही आप वापस चले जाइए और रिटर्न कर दीजिए फॉल्स,
क्योंकि यहाँ पर अगर अनसॉर्टेड है, एक भी इंडेक्स पर अगर अनसॉर्टेड हो गया मतलब पूरा एरे ही अनसॉर्टेड है, तो यहाँ से कर गए रिटर्न फॉल्स। और ये कंपैरिजंस कब तक करने हैं, यानी बेस केस कब तक आएगा, अगर हमारा जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू हो गई एरे डॉट लेंथ माइनस 1 के इक्वल, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। इस बेस केस को अभी डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ से जब भी हमने नेक्स्ट लेवल को कॉल लगाई तो यहाँ से भी सेम वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ, ये रिटर्न यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हमने करंट लेवल पे तो चेक कर लिया कि सॉर्टेड है, लेकिन आगे सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है वो तो आगे वाले कॉल्स ही हमें बताएंगे। और आगे वाले कॉल्स चाहे ट्रू रिटर्न करें चाहे फॉल्स रिटर्न करें, हम वैसे के वैसे वापस रिटर्न कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया अगले वाले कॉल्स के लिए। एंड यहाँ पर क्या हुआ, इंडेक्स इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ माइनस 1। अब यहाँ पर एरे डॉट लेंथ में से -1 अगर हम हटा दें तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी कोड में। कैसे, अगर -1 हट गया तो -1 वाले केस के लिए यहाँ पर आएगा एरे डॉट लेंथ -1 और यहाँ पर आएगा एरे डॉट लेंथ, जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ जाएगी क्योंकि एरे में वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर -1 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जब भी हम रिकर्जन कर रहे होते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि जो हम बेस केस लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, कोड की एक एक लाइन का क्या मतलब है। अगर अभी हम शुरुआती लेवल में अगर ध्यान देंगे कि एक एक चीज़ का, एक एक वर्ड का, एक एक लाइन का क्या मतलब है कोड में, तो आगे जाकर जब अपने लॉजिक बिल्ड करेंगे तो उस टाइम पर भी हमें पता होगा कि हम कौन सा कोड लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। गूगल के जब इंटरव्यूज होते हैं तो वो लोग गूगल डॉक्स पर आपसे टाइप करवाते हैं और वहाँ पर एक एक वर्ड, एक एक लाइन का मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने वो एक एक लाइन क्यों लिखी है कोड के अंदर। तो कुछ इस तरीके से अच्छी प्रोग्रामिंग हमें करनी है। अब यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया अपने बेस केस को। अब मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट करेंगे अपना एरे। एरे के अंदर लिखेंगे 1 3 5 3 एलिमेंट्स। इस सॉर्टेड को कॉल लगाते हैं जिसमें पास करेंगे एरे और शुरुआत में इंडेक्स की वैल्यू 0 और जो भी आउटपुट आएगा चाहे ट्रू आए चाहे फॉल्स आए उसे हम करवा लेंगे यहाँ पर प्रिंट। तो इस कोड को रन करेगा 1 3 5 के लिए तो प्रिंट हुआ है ट्रू कि हाँ ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सॉर्टेड एरे है। पर यहाँ पर हम 5 की जगह कर दें 3 तो इसे रन करें अगर, तो इस केस में हमारे लिए प्रिंट होगा फॉल्स। अब इस कोड को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एक दो वर्ड्स को हम जो है हटा सकते हैं। अगर इस कंडीशन को रिवर्स कर दें, यानी लेस देन नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन रखें, तो यहाँ पर एरे इज अनसॉर्टेड हो जाएगा, अनटिल नाउ हट जाएगा। जैसे ही एरे अनसॉर्टेड हुआ रिटर्न कर देंगे फॉल्स और बाकी सारे केसेस में रिटर्न कर देंगे इस वैल्यू को। अगर इसमें भी हम आउटपुट देखें तो सेम आउटपुट हमारे लिए प्रिंट होगा विच इज फॉल्स। तो रिकर्जन में कंडीशन जो भी लिखी हुई है उसकी ऑपोजिट कंडीशन में भी सेम आउटपुट कैसे आए वो चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम समझ पाएंगे कि रिकर्जन काम कैसे कर रही है। तो जो भी आप कोड लिख रहे हैं उसमें कोशिश करिए कि एक बार जिस कंडीशन से आउटपुट ले आए उसकी अगर रिवर्स कर दें कंडीशन तो क्या हम आउटपुट लेकर आ पा रहे हैं, तो क्या हम लॉजिकली समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन या कोड कैसे काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने एरे को एक बार ट्रिवर्स किया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एरे की लेंथ यानी n के इक्वल, एरे लेंथ। तो बिग ऑफ n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूव ऑल x टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। यानी हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, हमें एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करनी है जहां पर बाकी सारे कैरेक्टर्स तो पहले आ जाएं पर जितने भी x हैं वो स्ट्रिंग के एंड में चले जाएं। तो इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में 1 2 3 x हैं, ये तीनों x नई स्ट्रिंग के, न्यू स्ट्रिंग के एंड में चले गए हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम अपना इंडेक्स वेरिएबल बना लेंगे ताकि ट्रैक कर पाए कि हमारा करंट कैरेक्टर क्या है। इंडेक्स से क्या ट्रैक करेंगे कि करंट कैरेक्टर की क्या वैल्यू है, और उसके साथ साथ एक और वेरिएबल लेंगे काउंट। काउंट से ट्रैक रखेंगे कि कितने x हमारे पास आ गए हैं। ट्रैक नंबर ऑफ x, और एक तीसरा वेरिएबल ले लेंगे न्यू स्ट्रिंग। न्यू स्ट्रिंग से हम
नई स्ट्रिंग बनाएंगे जिसके अंदर सारे के सारे जो x होंगे वो एंड में होंगे। तो प्रोसेस या लॉजिक किस तरीके का रहेगा, शुरुआत में एक नई स्ट्रिंग होगी तो न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू शुरुआत में होगी कुछ भी नहीं, मतलब एम्प्टी। हम सबसे पहले इस इंडेक्स पर आएंगे, करंट कैरेक्टर की वैल्यू होगी a। क्या a x के इक्वल है, नहीं है, तो न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे a। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर पर जाएंगे, क्या नेक्स्ट कैरेक्टर यानी करंट कैरेक्टर x के इक्वल है, हाँ है, तो उस केस में हमारा जो काउंट था उसकी वैल्यूज को 0 से अपडेट करके कर देंगे 1 वैल्यू अपडेट होगी, मतलब हमने 1x को काउंट कर लिया, पर इस x को अभी न्यू स्ट्रिंग में ऐड नहीं करेंगे, इसको एंड में जाकर ऐड करेंगे। उसके बाद नए इंडेक्स पर गए b, तो bx नहीं है तो यहाँ पर स्ट्रिंग में आ गया ab। उसके बाद c पर आए तो आया abc न्यू स्ट्रिंग में। उसके बाद आए x पर तो काउंट को अपडेट कर दिया एज 2, अगले x पर तो काउंट को अपडेट कर दिया एज 3, मतलब 3x हमने ढूंढ लिए हैं स्ट्रिंग में। उसके बाद आए d पर, तो d में क्या हुआ, स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर दिया। एंड फाइनली हमने देखा कि हमारी स्ट्रिंग तो यहाँ पर खत्म हो गई है, तो स्ट्रिंग यहाँ पर जैसे ही खत्म हुई एक लूप लगा देंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे काउंट की हेल्प से। तो i इज इक्वल टू 0 से i इज इक्वल काउंट तक जितने भी x हमने काउंट किए होंगे उन सब को अब स्ट्रिंग के पीछे ऐड कर देंगे, तो मतलब 3x इस स्ट्रिंग के पीछे ऐड कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके का लॉजिक रहेगा। यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू को शुरू करेंगे 0 से एंड ले जाएंगे उसको स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 तक। तो इसका हम कोड लिखकर देखते हैं। कोड में सबसे पहले बनाएंगे अपना रिकर्सिव फंक्शन पब्लिक स्टैटिक, इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करना, सिर्फ नई स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। इसे हम नाम देंगे मूव ऑल x। अब इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारी स्ट्रिंग str। उसके बाद पैरामीटर होगा हमारी इंडेक्स वैल्यू, तो int इंडेक्स। उसके बाद एक और पैरामीटर हमारा काउंट, तो int काउंट। एंड लास्टली हमारी स्ट्रिंग, जो हम नई स्ट्रिंग बना रहे हैं वो। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहला स्टेप होगा कि हम करंट कैरेक्टर को कैलकुलेट करें, करंट कैरेक्टर निकाल लें स्ट्रिंग से डॉट कैरेट फंक्शन यूज करके। उसके बाद उस कैरेक्टर को कंपेयर करें कि क्या वो x है या नहीं है। तो कैरेक्टर करंट कैरेक्टर इज इक्वल टू str डॉट कैरेट इंडेक्स। और अगर हमारा करंट कैरेक्टर अगर x के इक्वल है तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें नई स्ट्रिंग के अंदर उसको ऐड नहीं करना, सिर्फ काउंट को इंक्रीज कर देना है। तो काउंट प्लस प्लस, फिर अगले लेवल को कॉल लगा देंगे मूव ऑल x, जिसमें पास करेंगे हमारी स्ट्रिंग, इंडेक्स को इंक्रीज कर देंगे बाय 1, काउंट का काउंट आ जाएगा, न्यू स्ट्रिंग का न्यू स्ट्रिंग। लेकिन अगर x के अलावा कोई और वैल्यू है हमारे करंट कैरेक्टर के अंदर, तो उस केस में हम नई स्ट्रिंग के अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हमारे करंट कैरेक्टर को, राइट। ये प्लस इज इक्वल टू शॉर्टकट होता है जावा के अंदर। इसका यही मतलब है कि न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्लस करंट कैरेक्टर। तो इसी का शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। अब नई स्ट्रिंग में हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर काउंट प्लस प्लस नहीं करेंगे क्योंकि कैरेक्टर जो है वो x नहीं है, कोई और कैरेक्टर है। अब इस केस में दोबारा से कॉल करेंगे अगले लेवल को, स्ट्रिंग को, उसमें पास करेंगे इंडेक्स +1, काउंट एज काउंट एंड न्यू स्ट्रिंग। एंड ये रिकर्जन कब तक चलेगा, जब तक हमारे इंडेक्स की वैल्यू हमारे स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आ जाएगा बेस केस। बेस केस में क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे अपनी नई स्ट्रिंग को एंड यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने रिकर्जन को कंप्लीट कर लिया है। अब अपने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं अपनी स्ट्रिंग str। इसकी वैल्यू होने वाली है axbcxxd एंड कॉल कराते हैं मूव ऑल x को, जिसमें पास करेंगे अपनी स्ट्रिंग, इंडेक्स को इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, काउंट को इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ क्योंकि अभी तक हमने कोई x काउंट ही नहीं किया, एंड न्यू स्ट्रिंग में पास करेंगे शुरुआत में क्या, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। इसे सेव करके अगर रन करें तो हमारे पास जो आउटपुट आया दैट इज
सी डी। अब ये ABCD क्यों आया? क्योंकि हमने एक स्टेप मिस कर दिया। जब भी अपने बेस केस में आए तो हमने x को ऐड नहीं किया न्यू स्ट्रिंग के साथ, तो कहाँ गया हमारा फॉर लूप? तो फॉर लूप चलाना पड़ेगा int i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन काउंट तक एंड i प्लस प्लस। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे x, कितने टाइम्स? काउंट टाइम्स। जितनी बार x काउंट किया था उतने ही x न्यू स्ट्रिंग के एंड में ऐड कर देंगे, तब जाकर न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे। इसे सेव करके रन करें तो अब हमारा आउटपुट सही आना चाहिए, विच इज ABCD एंड x। तो इस तरीके से सारे x जो भी हमारी स्ट्रिंग के अंदर थे उनको हमने एंड में मूव कर दिया। अब इस कोड की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एक बार तो हमने ट्रेवर्स किया इसे, तो बिग ऑफ n टाइम्स तो हो गई, प्लस हम जब बेस केस पर पहुंच गए तो वहां पर हमने काउंट टाइम्स एक लूप चलाया, तो दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो जाएंगी, n यानी स्ट्रिंग की लेंथ और काउंट। अब काउंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मतलब मैक्सिमम x हम कितने काउंट कर सकते हैं, वो भी n के इक्वल है, तो काउंट की मैक्सिमम वैल्यू है n, तो ये इनडायरेक्टली हो जाएगा बिग ऑफ 2n। अब जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने पढ़ा होगा तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में क्या होता है, हम कॉन्स्टेंट्स हटा देते हैं, तो इनडायरेक्टली बिग ऑफ n ही होगी हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जहां पर n की वैल्यू है स्ट्रिंग लेंथ के इक्वल। तो कुछ इस तरीके से रिकर्सिवली हमने सारे के सारे x को स्ट्रिंग के एंड में मूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूव डुप्लीकेट्स इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से हमें डुप्लीकेट्स को हटा देना है। मान लेते हैं स्ट्रिंग हमारे पास गिवन है ABCCDA। अब इससे अगर हम डुप्लीकेट्स को हटा दें तो स्ट्रिंग बच जाएगी ABCD। A हम ले लेंगे, B हम ले लेंगे, B ऑलरेडी आ चुका है तो ये डुप्लीकेट है, C हम ले लेंगे, C ऑलरेडी आ गया ये डुप्लीकेट है, D हम ले लेंगे, A ऑलरेडी आ गया तो ये डुप्लीकेट है। अब डुप्लीकेट्स को ट्रैक कैसे करेंगे कि कौन सा एलिमेंट पहले आ गया और कौन सा पहले नहीं आया, उसको ट्रैक करने के लिए बनाते हैं एक एरे। ये एरे एक मैप एरे की तरह है जिसका साइज हम रखेंगे 26। आप समझ पा रहे होंगे साइज 26 क्यों है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 कैरेक्टर्स होते हैं। इस मैप में इंडेक्स 0 जो है वो ट्रैक करेगा कि क्या A हमें मिल गया है, इंडेक्स 1 ट्रैक करेगा कि क्या B हमें मिल गया है, इंडेक्स 2 ट्रैक करेगा कि क्या C हमें मिल गया है, 3 ट्रैक करेगा क्या D मिल गया है, और इसी तरीके से 25 जो होगा वो मैप होगा कैरेक्टर Z के साथ। तो इस तरीके से इस मैप एरे के अंदर हम हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स के साथ मैप कर पा रहे हैं। और कैसे मैप कर पा रहे हैं, हम अगर ध्यान से देखें तो अगर हम कैरेक्टर में से कैरेक्टर को माइनस करते हैं तो क्या होता है, अगर हम A में से A को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 0, B में से A को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 1, C में से A को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 2। और ध्यान से देखें तो 0 है ये इंडेक्स, 1 है ये इंडेक्स, 2 है ये इंडेक्स। सिमिलरली अगर हम Z में से A को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25 जो है हमारा आखिरी इंडेक्स। तो यहां से हमें मैप करने का एक इंट्यूशन पता चल रहा है। वो इंट्यूशन क्या है कि अगर हमने अपना करंट कैरेक्टर निकाल लिया और उससे हम माइनस कर दें कैरेक्टर A को, तो जो भी आंसर निकल कर आएगा वो होगा हमारा मैप का इंडेक्स। तो कुछ इस तरीके से हम सारे के सारे कैरेक्टर्स को सारे के सारे इंडाइसेस से, इंडेक्सेस से मैच करने वाले हैं। अब हमने इंडेक्स को कैरेक्टर से मैच तो कर लिया, पर मैप में स्टोर क्या कराएंगे, इस मैप में हम स्टोर करवाने वाले हैं या तो ट्रू या फॉल्स। तो इसको एक बूलियन टाइप का मैप हम बनाएंगे और हर एक पोजीशन पर शुरुआत में स्टोर करा देंगे फॉल्स। फॉल्स का मतलब है कि वो वाला कैरेक्टर अभी स्ट्रिंग में मिला नहीं है, और ट्रू अगर किसी पोजीशन पर है, किसी इंडेक्स पर है, तो मतलब वो कैरेक्टर हमें मिल गया। जैसे अगर C पर हमारा फॉल्स स्टोर्ड है और D पर स्टोर्ड है ट्रू, तो मतलब C हमें नहीं मिला है स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन D हमें मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से ट्रू फॉल्स की हेल्प से हम ट्रैक रखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर हमें मिल गया और कौन सा कैरेक्टर नहीं मिला। अब थोड़ा सा और इसके बारे में अगर बात करें तो हम क्या करने वाले हैं,
हम शुरुआत में एक मैप बनाएंगे अपने सारे के सारे कैरेक्टर्स के लिए। शुरुआत में सब कुछ फॉल्स होगा क्योंकि अभी हमने किसी कैरेक्टर को ढूंढा ही नहीं, तो कोई कैरेक्टर मिला ही नहीं। उसके बाद रिकर्सिवली एक 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 करके इंडेक्स वाइज चेक करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है। अगर उस कैरेक्टर पर, मतलब करंट कैरेक्टर जिस भी इंडेक्स पर मैच कर रहा है मैप में, वो कैरेक्टर पर अगर ट्रू स्टोर्ड है, मतलब वो कैरेक्टर हमें मिल चुका था, तो उसे हमें अपनी न्यू स्ट्रिंग में ऐड नहीं करना। लेकिन अगर करंट कैरेक्टर जिस भी इंडेक्स से मैच कर रहा है वहां पर फॉल्स स्टोर्ड है, तो मतलब उसे हम अपनी न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। साथ के साथ क्या करेंगे, अपने मैप के अंदर उस पोजीशन पर जो भी पोजीशन होगी ट्रू कर देंगे। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू करने वाली, ये इंडिकेट करेगी कि आगे अगर दोबारा वही कैरेक्टर मिलता है तो फिर हमें पता चल जाए अगले वाली की बारी में कि हमें ये कैरेक्टर पहले ही मिल चुका है। जैसे अगर शुरुआत में ए मिला होगा तो यहां पर हमने ट्रू कर दिया होगा, एंड जब ये सेकेंड टाइम ए हमें मिला होगा तो यहां ऑलरेडी ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा। तो हमें पता होगा कि इस दूसरे ए को हमें ऐड नहीं करना। पहली बार में तो ये फॉल्स था जब हमें ये ए मिला, उसके बाद हमने इसको ट्रू कर दिया जब सेकेंड ए मिला। तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स की हेल्प से हम ट्रैक कर पा रहे हैं कि क्या मिल गया है या नहीं मिला है। तो इसी सेम चीज को हम कोड की फॉर्म में लिखते हैं कि कोड कैसा दिखेगा। सबसे पहले तो बनाएंगे अपना मैप। अब जैसे हमने फर्स्ट और लास्ट को स्टैटिक बनाया था वैसे ही मैप को भी स्टैटिक बनाते हैं। तो अपने कोड के अंदर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक बूलियन टाइप का एरे जिसका नाम है मैप, और इसे साइज हम दे देते हैं न्यू बूलियन ऑफ 26। तो जितने कैरेक्टर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर उतना हमने साइज 26 इसको दे दिया। अब लिखेंगे अपना रिकर्सिव फंक्शन पब्लिक स्टैटिक। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं करने, हमें दोबारा से अपनी नई स्ट्रिंग जो है फंक्शन के अंदर प्रिंट करवानी है। तो न्यू स्टैटिक वॉइड, हमें क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स के अंदर हमारे पास पैरामीटर्स होंगे। सबसे पहले तो हमारी स्ट्रिंग str, उसके बाद हमारा इंट टाइप का इंडेक्स, साथ के साथ हमें क्या पास करना था, हमें पास करना था ये मैप, लेकिन बाहर स्टैटिक डिक्लेयर्ड है तो इसको बिना पैरामीटर के भी हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम दो ही पैरामीटर्स यूज करेंगे और मैप को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपने रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना करंट कैरेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट कैरेक्टर इज इक्वल टू str.char@index। करंट कैरेक्टर हमारे पास आ गया। अब चेक करेंगे कि क्या मैप में जो इंडेक्स है, मैप का इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा था करंट कैरेक्टर माइनस ए। वो अगर ट्रू है तो आपने देखा कि मैप का जो इंडेक्स हमने लिखा वो लिखा करंट कैरेक्टर माइनस ए। जब कैरेक्टर में से कैरेक्टर माइनस किया तो एक इंटीजर वैल्यू हमारे पास आ गई जो बताएगा कि मैप का इंडेक्स कौन सा होने वाला है। इसको देखा कि क्या ये वैल्यू ट्रू है। अगर ट्रू है तो मतलब वो कैरेक्टर ऑलरेडी हमें मिल चुका है, तो मतलब न्यू स्ट्रिंग में उसको ऐड नहीं करना। अच्छा हाँ, पैरामीटर्स में हम एक और पैरामीटर लेंगे जो होगी हमारी न्यू स्ट्रिंग। तो न्यू स्ट्रिंग में अपने करंट कैरेक्टर को हमें ऐड नहीं करना, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स को कॉल लगा देंगे एक इंडेक्स इंक्रीज करके, और न्यू स्ट्रिंग वैसे का वैसा रहेगा और स्ट्रिंग भी वैसे की वैसी रहेगी। लेकिन अगर यहां पर फॉल्स है तो मतलब वो कैरेक्टर हम पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू स्ट्रिंग में उस कैरेक्टर को ऐड कर देंगे, प्लस इज इक्वल टू करंट कैरेक्टर। उसके बाद हम मैप में उस वैल्यू को कर देंगे अपडेट। तो करंट कैरेक्टर माइनस ए को हमने बना दिया ट्रू, एंड फिर हम कॉल लगा देंगे अपने नेक्स्ट लेवल को जहां पर पास करेंगे स्ट्रिंग और इंडेक्स +1 विद आर न्यू स्ट्रिंग। तो कुछ इस तरीके से हमारा रिकर्जन जो है वो काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर ये इज इक्वल टू ट्रू हम हटा सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो इज इक्वल टू ट्रू इम्प्लाइड होता है। अब बेस केस की अगर बात करें तो बेस केस में क्या होगा, बेस केस ये होगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर इंडेक्स हमारा स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल हो जाए, मतलब हम लास्ट कैरेक्टर पर आ गए हैं, तो उस केस में क्या, उस केस में आप प्रिंट करवा दीजिए हमारी जो भी नई स्ट्रिंग है वो, और वहां से कर जाइए आप रिटर्न। तो प्रिंट करवा देंगे हमारी न्यू स्ट्रिंग
एंड यहाँ से कर जाएंगे हम रिटर्न। तो ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मेन फंक्शन के अंदर जाकर अपनी स्ट्रिंग हम लिखते हैं ए बी बी सी सी डी ए, एंड यहाँ पर कॉल लगाएंगे अपने फंक्शन को रिमूव डुप्लीकेट्स, जहाँ पर होगी हमारे पास स्ट्रिंग, साथ के साथ हमारा इंडेक्स जो शुरुआत में पास होगा है 0, एंड न्यू स्ट्रिंग के लिए हम क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे एक खाली स्ट्रिंग। तो इसको सेव करके रन करते हैं, एंड रन किया तो हमारे पास आउटपुट आया ए बी सी डी, एंड आप ध्यान से इनपुट को देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास जो यूनिक कैरेक्टर्स थे वो थे ए बी सी डी। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने कोड को कंप्लीट किया है। अब इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने क्या किया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को सिंगल टाइम ट्रिवर्स किया है। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी बिग ऑफ एन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफी स्पेशल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लें साथ के साथ तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत बार आ जाती है प्लेसमेंट्स में, इंटरव्यूज में। अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स, कंपेटिटिव कॉन्टेस्ट दे रहे हैं तो वहां पर भी काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर, काफी सारे राउंड्स में इस क्वेश्चन की इंप्लीमेंटेशन आ जाती है, क्योंकि सब सीक्वेंसेस, सब स्ट्रिंग्स ये काफी ज्यादा रिपीट होते हैं कोडिंग के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन क्या है, प्रिंट ऑल द सब सीक्वेंसेज ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग गिवन होगी, उसके सारे के सारे सब सीक्वेंस हमें प्रिंट करने हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सब सीक्वेंस का मतलब होता है कि आप के पास अगर कोई स्ट्रिंग है तो आप उसके कैरेक्टर्स को लेकर एक नई स्ट्रिंग बनाइए। उसमें आपकी मर्जी है कि आप कौन से कैरेक्टर लेना चाहते हैं और कौन से नहीं लेना चाहते, पर ये हो कि जिस ऑर्डर में वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में आ रहे हैं उसी ऑर्डर में आपके सब सीक्वेंस के अंदर आए। दोबारा से, ए बी सी अगर आपकी एक स्ट्रिंग है और आपको इसके सब सीक्वेंसेस निकालने हैं, इसका ये मतलब है कि हर कैरेक्टर के पास चॉइस होगी कि क्या हम उसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। जैसे कि हमारे पास पहली चॉइस है ए के पास कि क्या ए आना चाहता है। अगर ए आएगा तो हमारी जो सब सीक्वेंस बनेगी वो होगी ए, और नहीं आएगा तो वहां पर होगा ब्लैंक। दूसरी चॉइस आएगी बी के पास, तो बी अगर इस स्ट्रिंग में आता है तो हमारे पास आ जाएगा ए बी, और नहीं आता है तो आ जाएगा ए और खाली, और इस स्ट्रिंग में आ जाए तो हमारे पास आएगा खाली बी, या फिर हमारे पास आएंगे दो खाली। अब सेम चॉइस होगी हमारी सी के पास। सी अगर इस स्ट्रिंग में आना चाहता है तो बन जाएगा ए बी सी, इस स्ट्रिंग में नहीं आना चाहता तो बन जाएगा ए बी डैश, इस स्ट्रिंग में आना चाहता है तो बन जाएगा सी, इस स्ट्रिंग में नहीं आना चाहता तो बन जाएगा ए डैश डैश। इस स्ट्रिंग में भी सेम चॉइस, सी अगर आएगा, सी अगर नहीं आएगा, यहां पर भी सी अगर आएगा, सी अगर नहीं आएगा। तो ये जो फाइनल स्ट्रिंग्स हमारे पास निकल कर आई हैं सारी की सारी चॉइसेस के बाद, ये हैं हमारी सारी की सारी सब सीक्वेंसेस। तो सब सीक्वेंसेस का क्या मतलब हुआ कि हर एक कैरेक्टर के पास चॉइस है कि वो आना चाहता है या नहीं आना चाहता, पर उसे आना पड़ेगा उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में है। यानी सी ए से पहले नहीं आ सकता, सी जहां भी आएगा ए और बी के बाद ही आएगा, बी जहां भी आएगा ए के बाद ही आएगा। तो आप इसमें भी देखें तो सी ए के बाद आया, बी ए के बाद आया, यहां पर भी सी जो है वो बी के बाद आया, यहाँ पर सी ए के बाद आया, यहाँ पर बी ए के बाद आया। तो इस तरीके से ऑर्डर फॉलो करना है और चॉइस देनी है कि आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो अब इन सब सीक्वेंसेस की बात करें तो क्या क्या सब सीक्वेंसेस निकल कर आई हमारे पास, आई ए बी सी, फिर ए बी, फिर ए सी। यहाँ पर हम डैश को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो खाली स्पेस है, स्ट्रिंग में हमें खाली स्पेस रखनी ही नहीं है। उसके बाद आया हमारे पास ए बी सी, बी सी, और उसके बाद एक खाली। तो ये हमारे पास सारी की सारी सब सीक्वेंसेस आई हैं। अब इसको थोड़ा और ऑर्डर में लिखें तो हम क्या कह सकते हैं, पहली सब सीक्वेंस होगी सारे के सारे कैरेक्टर्स की यानी ए बी सी, उसके बाद सब सीक्वेंस होगी सिर्फ दो कैरेक्टर्स की यानी ए बी, बी सी और ए सी। उसके बाद सब सीक्वेंस होगी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की यानी ए बी और सी। तो इस सेम नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस को हमने एक डिफाइंड ऑर्डर में लिख दिया है। अब बात करते हैं लॉजिकल कि हम सब सीक्वेंसेस को कैलकुलेट कैसे करें।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले तो जो भी मैथमेटिकल लॉजिक चल रहा है, जो भी क्वेश्चन का लॉजिक चल रहा है, जो भी ब्रूट फोर्स से हमने कुछ निकाल लिया है, उसको थोड़ा थोड़ा कोड में, लॉजिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हमने बात की कि हम क्या करने वाले हैं, हम चॉइस देने वाले हैं हर एक कैरेक्टर को कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो हम एक न्यू स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं। न्यू स्ट्रिंग वेरिएबल क्या करेगा, न्यू स्ट्रिंग वेरिएबल एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी शुरुआत में, जिसमें हम या तो कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। और हर एक रिकर्जन के लेवल पर जैसे ही इंडेक्स इस पर आया, इंडेक्स इज इक्वल टू 0 पर, हम ए को चॉइस देंगे कि क्या वो न्यू स्ट्रिंग में ऐड होना चाहता है या नहीं होना चाहता। न्यू स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा तो एक कॉल लगेगी, कॉल 1, न्यू स्ट्रिंग में करंट कैरेक्टर को ऐड करके, और एक कॉल 2 हम लगा देंगे न्यू स्ट्रिंग में करंट कैरेक्टर को बिना ऐड किए। तो एक तरीके से चॉइस 1 जब चूज कर लिया ए ने कि वो आएगा, और यहां पर उसने चूज नहीं किया इस कॉल में, तो इस तरीके से रिकर्जन में 2 कॉल्स लगने वाली हैं। एक कॉल में करंट कैरेक्टर चूज कर रहे हैं कि वो आना चाहता है नई स्ट्रिंग में, एक कॉल में करंट कैरेक्टर चूज कर रहे हैं कि वो नहीं आना चाहता स्ट्रिंग में। अब ये हम इस सीरीज में पहली बार 2 कॉल्स एक साथ कर रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन को, जितना मुझे याद आ रहा है। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से करना है। इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा बाकी क्वेश्चन से। तो हमने थोड़ा थोड़ा समझा कि चॉइस है अगर हमारे पास, तो 2 कॉल्स लगा देंगे, एक में जहां पर कैरेक्टर ने चूज किया कि आना चाहता है, एक में जहां पर कैरेक्टर ने चूज किया कि नहीं आना चाहता। अब इसको कोड में थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, कोड से ज्यादा समझ आएगा। सबसे पहले तो बनाते हैं अपना फंक्शन पब्लिक स्टैटिक। अब इसे वॉइड टाइप का रखेंगे क्योंकि न्यू स्ट्रिंग को हम प्रिंट ही करवा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे सब सीक्वेंसेस, नाम दे देते हैं इस फंक्शन को। सब सीक्वेंसेस के अंदर हमारे पास आएगी हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग, साथ के साथ हमारा इंट इंडेक्स और एक न्यू स्ट्रिंग, राइट। तो काफी सिंपल पैरामीटर्स, हमें पता है कि हमें क्या क्या चाहिए। अब थोड़ी और आसान बात करते हैं। आसान बात यह है कि सबसे पहले अपना करंट कैरेक्टर निकाल लेते हैं। करंट कैरेक्टर क्या है, str.char@index। करंट कैरेक्टर हमने निकाल लिया। अब इस करंट कैरेक्टर के पास 2 चॉइसेस हैं, टू बी और नॉट टू बी। मतलब चूज कर रहा है वो आना या चूज नहीं कर रहा वो आना। जिस केस में वो आना चाहता है उस केस में क्या होगा, न्यू स्ट्रिंग में उसे ऐड कर देंगे। लेकिन यहां पर न्यू स्ट्रिंग में उसको ऐड कर दिया तो अगली बार उसको फिर डिलीट करना पड़ेगा न्यू स्ट्रिंग से। तो इतने ऑपरेशन हम क्यों करें, हम सीधा कॉल लगा देंगे सब सीक्वेंसेस को। मतलब अगले लेवल की कॉल में स्ट्रिंग जाएगा, ठीक है, इंडेक्स +1 जाएगा, ठीक है, और न्यू स्ट्रिंग कैसी जाएगी, न्यू स्ट्रिंग में हम ऐड कर रहे होंगे अपना करंट कैरेक्टर। तो ये सिंपल कॉल लगेगी। अगर करंट कैरेक्टर न्यू स्ट्रिंग में आना चाहता है तो उसे सिंपली जोड़ देंगे अगली कॉल के लिए, और अगर नहीं आना चाहता तो एक और कॉल लगा लेंगे जहां पर लिखेंगे स्ट्रिंग इंडेक्स +1 और इस बार न्यू स्ट्रिंग ही रहेगी, उसमें करंट कैरेक्टर को ऐड नहीं करेंगे। तो ये सिंपल रिकर्जन है जिससे हम सब सीक्वेंसेस कैलकुलेट कर पाएंगे। और लास्ट लेवल बेस केस क्या होगा, इंडेक्स अगर किसी भी पॉइंट पर string.length के इक्वल हो जाए तो वहां पर आप प्रिंट करवा दीजिए अपनी न्यू स्ट्रिंग एंड वहां से कर जाइए आप रिटर्न। तो इस तरीके से सब सीक्वेंसेस का पूरा कोड हमने लिख लिया है। इसको सेव कर देते हैं, स्ट्रिंग में पास करते हैं ABC, कॉल लगाते हैं अपने सब सीक्वेंसेस फंक्शन को जिसमें पास करेंगे स्ट्रिंग, इंडेक्स के लिए पास करेंगे 0, न्यू स्ट्रिंग के लिए पास करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग। इसे सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अगर आउटपुट एनालाइज करें तो वही आउटपुट आया जिसको हमने डिस्कस किया। पहले आया ABC। अब ध्यान से देखें, जो हमने वो ट्री बनाया था पूरा का पूरा एंड उसके बाद अपनी जो स्ट्रिंग्स निकाली थी उनको ध्यान से देखेंगे। कोड में सबसे पहले आया ABC, हमारे आउटपुट में भी सबसे पहले आया था ABC, फिर आया AB, हमारे आउटपुट में भी AB, फिर आया AC, AC, A, BC,
बी प्रिंट हुआ, फिर सी प्रिंट हुआ, एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए भी खाली जगह छूट गई है, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी प्रिंट हुई है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि जैसे हमने ट्री में क्या किया था, एलिमेंट को चूज किया था कि करंट कैरेक्टर को ऐड करें या नहीं करें, इसके बाद अगले इंडेक्स पर गए करंट कैरेक्टर को ऐड करें या नहीं करें, वो सेम लॉजिक को हमने इन कितनी 6 लाइनों में कन्वर्ट कर दिया अपने रिकर्जन की। तो बहुत सिंपल है लॉजिक को रिकर्जन में कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से सब सीक्वेंसेस का एक कोड होता है। जो लोग प्लेसमेंट की इंटर्नशिप्स की तैयारी कर रहे हैं उनको सजेशन ये है, ये कोड याद कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काम आएगा। अगर आपको पहले से याद होगा कि हाँ ऐसे ऐसे चॉइस करते थे, 2 कॉल्स लगाते थे, तो काफ़ी हेल्प होगी। अब इस कोड की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। हर बार क्या हुआ, हमारी रिकर्जन जो है वो स्प्लिट होती जा रही है। मतलब पहले इंडेक्स पर हमारे पास 1 चॉइस, 2 चॉइसेस थी, 2 चॉइसेस। उसके बाद हर एक लेवल पर जाते जाते हमारे पास 2 और चॉइसेस आ रही हैं। यहाँ पर भी 2 चॉइसेस और यहाँ पर भी 2 चॉइसेस और यहाँ पर भी 2 चॉइसेस और। तो एक तरीके से एक ट्री बन रहा है। तो ये जो लास्ट लेवल होगा जहाँ पर सारे के सारे सब सीक्वेंसेस, कितने सब सीक्वेंसेस बनेंगे वो हमने कैलकुलेट किया था। तो जितने भी सब सीक्वेंस बनेंगे, टाइम तो एक्चुअली उन्हीं को बनाने में लगा है, तो जितने भी सब सीक्वेंस लगे मल्टीप्लाइड बाय उनको कैलकुलेट करने का पाथ। तो सब सीक्वेंस वैसे जो आउटपुट निकल कर आता है वो आता है 2 to the power n, जहां पर n होती है स्ट्रिंग की लेंथ। तो अगर ये 3 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है तो 2 to the power 3 सब सीक्वेंसेस हमारे बनेंगे, यानी 8। इसको भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 to the power 3 सब सीक्वेंसेस बने। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है, बस इन सारे के सारे जो भी सर्कल्स हैं इनको ऐड कर देना है लास्ट लेवल पर जितने भी, क्योंकि ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो ट्री बन रहा है ये सारी की सारी नोड्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं, हर एक नोड रिप्रेजेंट करती है एक फंक्शन कॉल को। एक ट्री में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं सारी की सारी फंक्शन कॉल्स को। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एट द एंड क्या होती है कि कितनी बार हमारा फंक्शन कॉल किया। एक बार फंक्शन कॉल करने पे O(1) का टाइम लगता है। अब जितनी बार भी फंक्शन कॉल हुआ उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे O(1) से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो टाइम के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि इस ट्री में कितनी नोड्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए लास्ट लेवल पर हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस जितने भी प्रिंट हुए वो है लास्ट लेवल के नोड्स। अब इसे थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं। तो ये हर लेवल पर हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं एंड फाइनली लास्ट लेवल पर हमारे पास टोटल सब सीक्वेंसेस आ जाती हैं, राइट। अब हमें पता है हर लेवल पर अगर 2 चॉइसेस हैं, इसके पास 2 चॉइस हैं, इसके पास 2 चॉइस हैं, इसके पास 2 चॉइस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस कैसे आए। हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरफ अगर जाए मैथ्स में तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस इज इक्वल टू जितनी चॉइसेस हैं टू दी पावर जितने एलिमेंट्स हैं। तो एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस यानी A की 2 मल्टीप्लाइड बाई B की 2 मल्टीप्लाइड बाई C की 2, उसके बाद D होता तो भी मल्टीप्लाई हो जाता। ये क्या बन गया 2 to the power 3। 3 है हमारा n, तो टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस हो गए 2 to the power n। तो हमें पता चल गया कि लास्ट लेवल में जो नोड्स होंगी उनकी वैल्यू होगी 2 to the power n। अब एक लेवल पहले क्या होगी, वो होगी 2 to the power n-1। क्यों, क्योंकि 2 to the power n-1 नोड्स में हर एक अगर 2 कॉल्स लगाए तो 2 to the power n होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है 2 to the power n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी पिछले लेवल की हर एक नोड ने 2 कॉल्स लगाई। तो ये हो गए पिछले लेवल की, उससे पिछले लेवल की 2 to the power n/2, फिर 2 to the power n-3, सो ऑन करते करते लास्ट लेवल पर यानी 1 नोड पर हम पहुंच जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये सारी की सारी हमारी फंक्शन कॉल्स, इन फंक्शंस कॉल को हमें ऐड कर देना है। बस ऐड करने के लिए क्या बनेगा, एक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा।
इसीलिए इससे पहले एक वीडियो निकाली थी चैनल पे कि क्यों मैथ्स इंपॉर्टेंट है जब भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोडिंग करने जाते हैं। क्योंकि अगर आप 11th-12th में मैथ्स पढ़ते हैं, 10th में अच्छा मैथ्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, उसमें ऐड करेंगे सारे के सारे लेवल्स को, 2 to the power n-2, 2 to the power n-3, सिमिलरली 1 तक जाएंगे। अब जीपी का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता था a इंटू r to the power n-1 डिवाइडेड बाय r-1। थोड़ी सी गंदी हैंड राइटिंग पर साथ में बने रहिए। a है 1, r है हमारा 2, कॉमन डिफरेंस है 2, n यहाँ पर होने वाला है n+1। क्यों? क्योंकि 2 से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी लेवल्स हैं ये है n+1। तो r हो गया, n हो गया n+1 डिवाइडेड बाय 2 - 1। तो इसका सिंपल आंसर हमारे पास आया है 2 to the power n+1 - 1। तो ऐसी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी। लेकिन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में अगर बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास निकल कर आएगी बिग ऑफ 2 to the power n, राइट? क्योंकि 2 to the power n+1 वो हो जाएगा 2 to the power n इंटू 2, तो 2 कॉन्स्टेंट है, उसको हटा देंगे। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आती है सब सीक्वेंसेस के लिए, विच इज बिग ऑफ 2 to the power n। ये कैसे कैलकुलेट हुई? हमारा रिकर्सिव ट्री बनाकर। रिकर्सिव ट्री में जितने भी फंक्शन कॉल्स हुए उनको हमने ऐड किया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना और उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी। अब इस क्वेश्चन के बारे में एक और स्पेशल वेरिएशन हम इसकी देखने वाले हैं। स्पेशल वेरिएशन क्या है कि अभी हमने बात की ए बी सी के लिए, अब हम बात कर लेते हैं ए के लिए। ए वाले केस में क्या होगा? सब सीक्वेंसेस कुछ ऐसी दिखेंगी, 3 की, 2 की आएगी 3 बार, फिर 3 और एक खाली, कुछ इस तरीके से 2 to the power 3 सब सीक्वेंसेस यानी 8 सब सीक्वेंसेस हमारे पास प्रिंट होंगे। अब इसमें ध्यान दें तो ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है AAA और हमें ऐसे सब सीक्वेंसेस प्रिंट करने हैं जो रिपीट नहीं होते, तो उसको कैसे करेंगे हम? वही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट ऑल द यूनिक सब सीक्वेंसेस ऑफ अ स्ट्रिंग, जो यूनिक हैं, जिसमें ए अगर 3 बार प्रिंट हो रहा है तो वो 3 बार ना प्रिंट हो, एक ही बार प्रिंट हो। उसके लिए कोड हम सेम रखेंगे, बस क्या करेंगे, एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसका नाम है हमारा हैश सेट। सेट क्या होता है? हमने पढ़ा है मैथ्स में, सेट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप कुछ भी एलिमेंट्स ऐड कर देंगे तो वो उसका कॉम्बिनेशन ले लेता है, पर सेट के अंदर यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। वही सेम चीज होती है सेट्स इन जावा में। तो हैश सेट, ट्री सेट, लिंक्ड हैश सेट, ये कुछ टाइप के सेट्स होते हैं जिसमें यूनिक हमारे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट सेट हम यूज करेंगे विच इज हैश सेट। हैश सेट क्या करता है? अपने अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ले लेता है और उन सारे एलिमेंट्स की यूनिक कॉपी रखता है, मतलब यूनिक एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं सेट के अंदर। तो कुछ इस तरीके से ट्रैक करेंगे सारे के सारे यूनिक सब सीक्वेंसेस को, एक सेट बना देंगे। सेट होगा किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। उस सेट में स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं और सारी की सारी यूनिक स्ट्रिंग्स को हम देख लेंगे। अब इसके लिए कोड में बस छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या करते हैं? यहाँ पर बनाएंगे एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, इसको नाम दे देते हैं सेट, और इसको कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो नया हैश सेट हमने बना दिया, इसे यहाँ पर पास कर देंगे एज सेट, और ऊपर अपने फंक्शन में भी एक पैरामीटर ऐड कर देंगे हैश सेट ऑफ स्ट्रिंग, जिसका नाम है सेट, राइट। अब प्रिंट करवाने से पहले हमें एक चीज चेक करनी है, वो ये है कि क्या ऑलरेडी हमारे सेट में हमारी सब सीक्वेंस वाली न्यू स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तब तो नहीं प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि वो तो सेट में ऑलरेडी डल चुकी है, मतलब हमने पहले कभी प्रिंट करवाई होगी। और एग्जिस्ट नहीं करती तो उसे डलवा देंगे, उसे प्रिंट करवा देंगे और अपने सेट में भी डलवा देंगे। अगर हमारी जो स्ट्रिंग है, यानी सेट अगर कंटेन करता है हमारी न्यू स्ट्रिंग को, तो उस केस में तो हम कर देंगे सिंपली रिटर्न, मतलब यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस केस में हम प्रिंट करवा देंगे अपनी स्ट्रिंग को,
एंड साथ के साथ सेट में कर देंगे ऐड हमने न्यू स्ट्रिंग को, और अब करवा देंगे यहाँ से रिटर्न। तो कुछ इस तरीके से फ्लो चेंज हो जाएगा हमारे बेस केस का। साथ के साथ हैश सेट को यूज करने के लिए हम ये जो पैकेज है इसे इंपोर्ट कर रहे हैं java.util.hashset। अब इस कोड को रन करें अगर ABC के लिए, तो सबसे पहले तो नई कॉल्स में भी ऐड कर देते हैं। तो सब सीक्वेंसेस की जो कॉल गई उसमें पास कर दिया अपना सेट, यहाँ पर भी पास कर दिया अपना सेट। तो इसे सेव कर देते हैं, दोबारा से रन करते हैं ABC के लिए। ABC के लिए रन करेंगे तो सेम आउटपुट हमारे पास आएगा, लेकिन अगर इनपुट में हम चेंज कर दें A कर दें इसे, और अब अगर रन करें कोड को, तो अब जो आउटपुट देखेंगे उसमें यूनिक सबस्ट्रिंग्स होंगी। मतलब टोटल सबस्ट्रिंग्स अगर आती तो ये आती A एंड सिंगल में ये, लेकिन इन सब का यूनिक क्या होता? यूनिक होता AAA, AA एंड सिंगल A विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग। और वही चार जो सबसीक्वेंसेस हैं वो यहाँ पर प्रिंट हुई हैं। तो इस तरीके से यूनिक सबसीक्वेंसेस अगर हमें निकालनी है तो हम सेट्स का यूज कर सकते हैं। तो अपने सेम कोड में छोटी सी मॉडिफिकेशन करके प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज हो सकता है। यही सेम चीज इंटरव्यूअर्स करते हैं, आपसे डायरेक्टली सबसीक्वेंस नहीं पूछेंगे तो यूनिक सबसीक्वेंस पूछ लेंगे, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस पूछ लेंगे। तो इस तरीके से वही सेम कोड को किसी ना किसी तरीके से मॉडिफाई करके आपसे पूछ लिया जाता है। अब बात करें अपने लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंट कीपैड कॉम्बिनेशन। आपको पता होगा पहले वो नोकिया के फोन्स आते थे जिसमें 1 प्रेस करते थे तो कुछ कुछ आपका दबता था, 2 प्रेस करते थे एक बार तो A होता था, 2 बार प्रेस करते थे तो B प्रिंट होता था, 3 बार करते थे तो C प्रिंट होता था। कुछ इस तरीके से पहले बचपन में मैसेज किया करते थे, पर अब तो खैर स्मार्टफोन्स आ गए हैं। तो कीपैड जो है उसके कॉम्बिनेशंस हमें प्रिंट करने हैं। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले मैपिंग देखते हैं कि नोकिया का हमारे पास फोन है, 0 मैप्ड है हमारे डॉट से, 1 मैप्ड है ABC से, 2 मैप्ड है हमारे DEF से, 3 मैप्ड है हमारे GHI से एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैपिंग हमें दे रखी है। एंड सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई नंबर हमें दिया हुआ है, लेट्स से 32 नंबर हमें दिया हुआ है, या फिर 23 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 23 हमें दिया हुआ है। इसके हमें पॉसिबल कीपैड कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। यानी अगर 2 को मैंने प्रेस किया तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 3 को प्रेस किया तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 को प्रेस किया तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 2 के लिए ये कि या तो D प्रिंट हुआ होगा या E प्रिंट हुआ होगा या F प्रिंट हुआ होगा, और 3 को 2 के बाद प्रेस किया तो फिर ये कि D के बाद या तो G आया होगा तो DG बन गया होगा, D के बाद या H आया होगा तो DH या फिर DI। सिमिलरली EG, EH, EI, सिमिलरली FG, FH और FI। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे कीपैड कॉम्बिनेशंस आ रहे होंगे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा पर ये बहुत सिमिलर है सब सीक्वेंसेस वाले क्वेश्चन से। उसमें क्या हो रहा था, हमें हर लेवल पर 2 चॉइसेस मिल रही थी, यहाँ पर भी वही है, हर लेवल पर चॉइसेस मिल रही हैं, पर यहाँ 2 चॉइसेस नहीं मिल रही। यहाँ हर लेवल पर हमें इतनी चॉइसेस मिल रही हैं, हर लेवल पर 3 चॉइस, यहाँ पर 3 चॉइस, यहाँ पर 4 चॉइस मिल जाएंगी, यहाँ पर 2 चॉइस मिलेंगी, यहाँ भी 2 मिलेंगी, यहाँ 3 मिलेंगी, यहाँ 1 चॉइस मिलेगी। तो इस तरीके से चॉइसेस अब फिक्स नहीं है, चॉइस अब वेरिएबल बन गई है। कैसे समझे इस बात को? सबसे पहले आया 2 का लेवल, 2 के लेवल पर हमारे पास था DEF तो 3 चॉइसेस। उसके बाद आया 3 का लेवल, 3 के लेवल पर आया GHI यानी 3 चॉइसेस। तो इस तरीके से वेरिएबल चॉइसेस। वैसे ही अगर आप इसे वर्टिकली देखें तो एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर आपका बन रहा होगा। अब इसका कोड किस तरीके से लिखें? कोड में वही होगा कि पहले आप क्या करते थे, एक लेवल के लिए चूज करते थे या तो जाना है यस या नो सब सीक्वेंसेस के अंदर, पर यहां पर हमारे पास हर लेवल पर मल्टीपल वेरिएबल चॉइसेस हो गई। मतलब 2 के लिए जो चॉइसेस हो गई उसमें एक लूप लगा लेंगे, फॉर लूप, जिसके अंदर चूज करेंगे कि D चाहिए या E चाहिए या F चाहिए। उसके बाद अगले लेवल पर चॉइस देखेंगे कि क्या 3 है, 3 की कौन सी मैपिंग थी,
कि उसमें G चाहिए, H चाहिए या I चाहिए। अब ये जो लॉजिक है ये कोड की हेल्प से ज़्यादा समझ में आएगा। कोड में सबसे पहले तो अपना एक मैप क्रिएट करते हैं, तो सारी की सारी ये वाली चीज़ें हटा लेते हैं और सबसे पहले अपना एक मैप क्रिएट करते हैं या कीपैड क्रिएट करते हैं। पब्लिक स्टैटिक, हम इसे ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे जिसे नाम देंगे हम कीपैड। अब कीपैड के अंदर क्या स्टोर्ड है, सबसे पहले स्टोर्ड है एक डॉट ABC, तो कुछ इस तरीके से कीपैड की मैपिंग हमें गिवन होगी। अब बनाएंगे एक रिकर्सिव फंक्शन। इस रिकर्सिव फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं करना, इसे सिर्फ सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको प्रिंट करना है। तो इसका टाइप दे देंगे void और इसे नाम दे देंगे प्रिंट कॉम्बिनेशंस। प्रिंट कॉम्बिनेशंस के अंदर हमारे पास पैरामीटर आएंगे। सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग है ये 2 3 नंबर्स की स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग आ गई। उसके बाद आ गया हमारा इंडेक्स की, स्ट्रिंग के अंदर कौन से इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ले लेते हैं स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन, जो भी हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन बन के आने वाला है उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन वही न्यू स्ट्रिंग है जिसकी बात हम हर बार करते हैं, लेकिन हमें अपने कोड में कोशिश करनी चाहिए कि सारे के सारे वेरिएबल्स को हम मीनिंगफुल नाम दें। तो हर बार जब हम न्यू स्ट्रिंग कर रहे थे, क्योंकि हम नए थे लेकिन हमने अब काफ़ी रिकर्जन पढ़ लिया, तो अब हम मीनिंगफुल नाम देंगे अपने कोड में चीज़ों को। ये हमने कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना करंट कैरेक्टर निकाल लेंगे। करंट कैरेक्टर इज इक्वल टू str.char@index, ये हमने निकाल लिया। करंट कैरेक्टर हमने निकाल लिया। उसके बाद देखेंगे कि कीपैड में करंट कैरेक्टर वाले इंडेक्स पर क्या स्टोर्ड है। तो स्ट्रिंग में ये मैपिंग हम निकाल लेंगे। मैपिंग क्या होगी, कीपैड के अंदर करंट कैरेक्टर -a वाले इंडेक्स पर क्या स्टोर्ड है, वो वाली मैपिंग हम निकाल लेंगे। मान लीजिए करंट कैरेक्टर है 2, यहां पर एक्चुअली आना चाहिए 0, तो मान लेते हैं करंट कैरेक्टर है 2, तो 2 - 0 से क्या निकलेगा 2, तो 0 1, तो 2 के लिए हमारे पास मैपिंग आएगी D E और F। तो कुछ इस तरीके से मैपिंग निकाल लेंगे। फिर लगाएंगे एक फॉर लूप, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन मैपिंग की लेंथ और i प्लस प्लस, और हर बार इस मैपिंग को कॉम्बिनेशन में ऐड कर देंगे। तो प्रिंट कॉम्बिनेशन मतलब अगले लेवल पर कॉल लगेगी विद स्ट्रिंग इंडेक्स +1 और कॉम्बिनेशन में हर बार ऐड हो जाएगी हमारी mapping.char@i। तो ऐसा सा कुछ कोड बना है हमारे कीपैड कॉम्बिनेशंस का। अब इस कोड में सबसे पहले क्या हुआ, करंट कैरेक्टर लिया। करंट कैरेक्टर लिया तो अगर 23 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया करंट कैरेक्टर में 2। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, मैपिंग निकाल ली। 2 के लिए मैपिंग क्या होगी, DEF, तो 2 आ गया था, अब DEF निकाल लिया। उसके बाद लूप लगा दिया हमने DEF पर, तो DEF पर एक लूप लगाया। हर बार पहली बार D को ऐड किया, फिर E को ऐड किया, फिर F को ऐड किया, और इस तरीके से अगले लेवल्स पर कॉल लगा दी। कैसे, पहले D को ऐड किया, फिर E को ऐड किया, फिर F को ऐड किया। तो ये है हमारा फर्स्ट लेवल, राइट, ये है हमारा सेकेंड लेवल। तो कुछ इस तरीके से रिकर्जन के जो लेवल्स हैं, स्टैक इस तरीके से फॉर्म हुआ है, थोड़ा हॉरिजॉन्टली, आई थिंक दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से स्टैक हमारा फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा कोड काम कर रहा है। बेस केस कहाँ आएगा, बेस केस वहाँ आएगा जब हमारे इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रिंग डॉट लेंथ के इक्वल। वहाँ आते ही कुछ नहीं करना, बस प्रिंट करवा देना है अपने कॉम्बिनेशन को, एंड यहाँ से कर देंगे हम रिटर्न। बस कॉम्बिनेशन प्रिंट करवा दिया और यहाँ से रिटर्न कर दिया। और मेन फंक्शन से क्या पास करेंगे, मेन फंक्शन से अपनी स्ट्रिंग जो है शुरुआत में 23 ही ले लेते हैं ताकि टैली कर पाएँ,
और कॉल कर देंगे प्रिंट कॉम्बिनेशंस को। स्ट्रिंग इंडेक्स पास किया शुरुआत में 0, कॉम्बिनेशन के लिए पास कर दिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग। इसे सेव करके रन करें अगर, तो आउटपुट जो हमारे पास आएगा वो है ये। अब आउटपुट को अगर एनालाइज करें तो हमारे कोड के आउटपुट में आया पहले DG, सेम हमारे यहाँ पर आया था, फिर आया DH, DH, DI, DI, उसके बाद EG, EG, EH, EH, EI, EI, FG, FH, FI, FG, FH, FI। तो इस तरीके से सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस है कीपैड के फॉर 23 वो प्रिंट हो गए हैं। अब अगर इसमें कुछ सिंपल सा आउटपुट पास करें, सिंपल सा इनपुट पास करें, मान लेते हैं सिर्फ 4 हम पास करते हैं और इसे सेव करके अगर रन करें तो आउटपुट आएगा JKL, और 4 के लिए क्या था हमारे पास JKL। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट हमारा प्रिंट हो रहा होगा। तो अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स आएंगे कि हमारी लेंथ क्या है टोटल स्ट्रिंग की, उसके साथ साथ हमारे जो चॉइसेस हर लेवल पर मिल रहे हैं वो चॉइसेस क्या हैं। इसका अपर लिमिट मान लेते हैं कि चॉइसेस हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, मतलब हर बार अगर मान लीजिए हमें स्ट्रिंग ही मिल गई 6 6 6 6, तो हर लेवल पर 4 चॉइसेस हैं। और जितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग मिली, मतलब लेंथ की स्ट्रिंग की लेंथ अगर n है हमारे पास, तो 4 टू द पावर n होने वाली है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग O 4 टू द पावर n, क्योंकि हर लेवल पर हमारे पास मैक्सिमम कितनी चॉइसेस हो सकती हैं, 4 चॉइसेस। मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है स्ट्रिंग की, n, और हमने सब सीक्वेंसेस में देखा था कि 2 टू द पावर n होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर सिमिलरली हो जाएगी 4 टू द पावर n। तो कुछ इस तरीके से रिकर्जन की हमने थोड़ी सी बेटर प्रॉब्लम सॉल्व की है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वीडियो। एंड इसके बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें रिकर्जन की हार्ड प्रॉब्लम्स या एडवांस लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे, स्टैक में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं वो थोड़ा एनालाइज करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड रिकर्जन को समझने में थोड़ा बहुत शायद आपको हेल्प कर दे प्लेसमेंट इंटर्नशिप्स के टाइम पर, या आप यूजुअली अगर कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग में इंटरेस्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।